चैप्टर 1। कौन था वो शख्स? गाजियाबाद स्टेशन। दिसंबर का महीना था। ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही थी। रात के करीब 11:30 बजे होंगे। एक लड़की दौड़ते हुए स्टेशन में आती और उसके सामने ट्रेन खड़ी थी। ट्रेन देहरादून जा रही थी। वो ठीक ट्रेन के दरवाजे के सामने खड़ी थी। वो ट्रेन के बोर्ड पे नाम पढ़ती, उस पे लिखा था देहरादून। वो मन में कहती, हाँ मुझे इसमें ही जाना है। फिर वो दौड़कर टिकट काउंटर में जाती, सर मुझे इस ट्रेन की एक टिकट दे दीजिए प्लीज जल्दी। अरे कहा जाना, कौन सी ट्रेन की टिकट दे दूँ आपको? टिकट काउंटर में बैठा आदमी झल्लाते हुए उससे बोलता। सर यही ट्रेन जो सामने खड़ी है, मुझे देहरादून जाना है, उसे सामने की ट्रेन की तरफ इशारा करते हुए बताती है। टिकट काउंटर में बैठा आदमी सामने देखता है और उसे टिकट दे देता है। वो लड़की दौड़ते हुए ट्रेन के सामने खड़ी हो जाती। उसके मन में बहुत से ख्याल आ रहे थे। स्टेशन में ज्यादा भीड़ नहीं थी। कुछ लोग कंबल ओढ़े सो रहे थे, कुछ लोग चाय पी रहे थे तो कुछ अपनी ट्रेन का इंतजार। उसने काले रंग की शॉल ओढ़ी हुई थी। उसने अपने चेहरा आधा ढका हुआ था। उसके बालों की कुछ लटें उसके चेहरे पे आ रही थी जिससे वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। सब उसे देखते हुए जा रहे थे पर वो तो अपने ही ख्यालों में थी कि अचानक ट्रेन का हॉर्न बजता। सब लोग यहाँ वहाँ दौड़ने लगते। ट्रेन में चढ़ने के लिए वो लड़की भी एकदम से जो सामने दरवाजा होता वही चढ़ जाती। जिसमें वो चढ़ी थी वो ट्रेन का जनरल कोच था। बहुत ज्यादा भीड़ थी। वो लड़की थोड़ा आगे जाती, उसे कहीं भी सीट नहीं दिखती। थोड़ा दूर देखने पर उसे एक बंजारन औरतों का ग्रुप दिखाई देता। वो वही जाके उन लोगों के साथ बैठ जाती। थोड़ी देर बैठने के बाद पिछली वाली सीट से उठकर एक बच्चा अपनी माँ के गोद में आकर सो जाता। लड़की उठकर उस सीट पर बैठ जाती, थोड़ा रिलैक्स फील करती। वो यहाँ वहाँ नजर घुमाती कि अचानक उसकी नज़र किसी से टकरा जाती। सामने एक काला कंबल ओढ़े हुए एक शख्स उसे देख रहा था। वो ध्यान नहीं देती पर जब वह शख्स बार बार उसे ही देख रहा था तो वो डर जाती। वो शॉल से अपना चेहरा और छुपाने की कोशिश करती पर वो शख्स अपनी नजरें ही नहीं हटा रहा था। उस शख्स की आंखें बहुत ही नशीली थी। वो उसे देखना नहीं चाहती थी पर पता नहीं उसकी आंखें जैसे कुछ कहना चाहती हो उससे। उसे डरता हुआ देख एक बंजारन उससे पूछती, क्या हुआ बच्ची, तुम परेशान क्यों दिख रही हो? लड़की अपने आप को संभालते हुए कहती, जी धन्यवाद आपने पूछा पर मैं ठीक हूँ। इतना कहते हुए वह खिड़की के बाहर शीशे से देखने लगती है पर ठंड के कारण खिड़की के शीशे पर उसकी बूंदें जमी हुई थी। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में थी और उस लड़की को भी कब नींद लग जाती पता ही नहीं चलता। आसपास के लोग भी सब गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक जोर से ब्रेक लगता और उस लड़की की नींद खुल जाती। शायद कोई स्टेशन आया था। वो अपनी आंखें खोलती और जैसे ही अपने सामने वाली सीट पे उसी काले कंबल ओढ़े शख्स को देखती, एकदम से घबरा के सीट से उठने की कोशिश करती और इसी बीच उसकी शॉल खिड़की की एक किल में फंस जाती और उसके चेहरे से हटके नीचे गिर जाती। उसके खुले घुंघराले बाल उसके चेहरे पे गिरते, उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें, होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे गुलाबी। पर उसके चेहरे पे डर साफ दिख रहा था। तभी वो शख्स उसके गिरे हुए शॉल को उसे उठा के देता और जैसे ही उसका चेहरा ध्यान से देखता वो हैरान रह जाता और हैरानी से उसे देखते हुए बस यही कहता, आना आना, तुम कहाँ चली गई थी मुझे छोड़ के? तुम्हें पता है एक एक लम्हा कैसे जिया है मैंने तुम्हारे बिना? मैं जानता था तुम मुझे जरूर मिलोगी। और उसे जोर से गले लगा लेता। आरना ने व्हाइट कलर का सूट पहना था। उम्र 25 साल, हाइट 5'5". उसकी आंखें भूरे रंग की बड़ी बड़ी, नैनक्श इतने सुंदर कि उसकी आंखों को देख के ही कोई भी उसका दीवाना हो जाता। बाल लंबे घुंघराले गहरे भूरे रंग के जो खुले हुए थे, उसकी कुछ लटें चेहरे के सामने आ रही थी जिससे वो और भी भला की खूबसूरत दिख रही थी। वो शख्स उसे अपने सीने से लगाए हुए था। आना को कुछ समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है, कौन है ये? वो उसे पीछे ढकेल देती, फिर उसे धीरे से गुस्से में कहती, कौन हो तुम? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तुम्हें मेरा पीछा करने भेजा है ना? पर मैं नहीं आऊंगी। चले जाओ यहाँ से। वो शख्स उसे हैरान होकर कहता, तुम मुझे नहीं जानती, ऐसे कैसे हो सकता? वो फिर उसे गुस्से में कहती, जल्दी बताओ वरना मैं शोर मचाऊंगी। वो शख्स जोर से उसकी कमर को पकड़ के अपनी तरफ खींचता, उसकी आंखों में आंखें डाल के कहता, मैं तुम्हारा दिलकश। कुछ देर के लिए वो उसकी आंखों में खोने लगती। उसकी कमर में उस शख्स ने दोनों हाथों को डाल के पकड़ रखा था। उस लड़की के दोनों हाथ उस शख्स के सीने में रखे थे। वो लड़की उसकी दिल के धड़कनों को साफ महसूस कर रही थी। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खोने लगे थे। आरना अपने आप को पीछे ढकेलती। कुछ देर के लिए अपने आप को संभालने के बाद वो उससे कहती, ठीक है तुम नहीं बताओगे तो मैं शोर मचाती हूँ। इतना कहते हुए वो चिल्लाने वाली थी कि उस शख्स ने उसे जोर से हाथ से पकड़ के सीट पे बैठा देता। आना जोर से सीट पे गिरती और उस शख्स पे चिल्लाने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोलती है वो शख्स उसके मुंह पे हाथ रख देता और इसी बीच उस शख्स के चेहरे से भी कंबल नीचे गिर जाता। उम्र 27 साल, ब्लैक हाई नेक फुल टी शर्ट और ब्लैक जीन्स। बाल थोड़े ज्यादा थे, आंखें छोटी पर बहुत ही नशीली। दाढ़ी ज्यादा थी, बालों की छोटी छोटी लटें उसकी आंखों में आ रहे थे। रंग थोड़ा सांवला था। कद काफी ज्यादा, लगभग 6 फीट तो होगी। और वो चुप हो जाती। आना उसे देखती रहती। कुछ जाना पहचाना सा लगा आना को। दिलकश अपना कंबल उठा के ओढ़ लेता। सामने वाली सीट पे बैठ जाता। दिलकश फिर उसे समझाते हुए उससे कहता, देखो मैं तुमको सब सच बताना चाहता था पर मैं तुमको खोना भी नहीं चाहता था। 5 साल हो गए तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा मैंने। आना उसे हैरानी से देखती और कहती, तुम क्या बात कर रहे हो? मैं तो तुमको जानती भी नहीं। प्लीज टू गॉड सेक मेरा पीछा छोड़ दो, और अगर तुमने मुझे फिर से परेशान किया तो मैं शोर मचा दूंगी, समझे तुम? इतना कह के आरना शॉल को और अच्छे से ओढ़कर आंख बंद कर लेती। वो आंख बंद करके बस ये सोच रही थी कि क्या मैंने भाग के सही किया? मैं और उस कैद में नहीं रह सकती थी। इस वक्त आना के मन में कुछ और ही डर सता रहा था। उसने दिलकश की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। दिलकश बस उसे देखता ही रहा और कुछ नहीं कह पाया। उसके मन में बस ये ख्याल आता रहा कि ऐसे कैसे हो सकता, मुझे कैसे भूल गई? क्या ये अभी भी वो बात नहीं भूली? दोनों अपने ही ख्यालों में खोए हुए थे।
ट्रेन की रफ्तार पूरे जोर शोर से थी। कहते हैं इश्क वो दर्द है जिसे जितना भूलने की कोशिश करोगे वो तुम्हें उतना ही दर्द देगा, और हमें प्यार भी उससे होता है जो हमें मिलना मुश्किल होता है। आरना को कौन सा डर सता रहा था? आना किससे भाग रही थी? क्या आरना जानबूझकर उसे पहचानने से इनकार कर रही थी? चैप्टर 2 एक पल की खुशी। कोई स्टेशन आता है, ट्रेन जोर से हॉर्न देती है। आरना की अचानक आंख खुलती। वो देखती सामने वाली सीट पे वो शख्स नहीं था। थोड़ा बेचैनी सी उसे महसूस होती। शायद कोई स्टेशन था, ट्रेन रुकी हुई थी, अब आना उसे ढूंढने लगी थी। यहाँ वहाँ देखने के बाद वो अपने सीट से उठ जाती, ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर देखने लगती। उसे वो कहीं नजर नहीं आता। तभी ट्रेन की हॉर्न की आवाज़ आती। अब आना बेचैन होने लगती। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती। आना की सांसें तेज होने लगती है, ट्रेन की स्पीड बढ़ने लगती। अब आरना से रहा नहीं गया। वो जोर से चिल्लाती, दिलकश 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 शशिश। उसकी शॉल भी वही गिर जाती। उसे इतनी ठंड का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ट्रेन स्टेशन से आगे निकल जाती। आना वही दरवाजे पे खड़े होकर देखने लगती। हम टू तन्हा हाई दी, इस सफ़र में तुम आए तो जीने की वजह मिल गई। पीछे से आवाज़ आती। वो जैसे ही पीछे मुड़कर जाने लगती तभी उसका पैर फिसलता और एक हाथ उसके एक हाथ को जोर से अपनी तरफ खींचता। आना उसकी टी शर्ट पकड़ के कहती दिलकश, और दिलकश अपनी आंखें हल्की सी बंद करके उसे अपने होने का एहसास दिलाता। आना उसे जोर से अपने गले से लगा लेती, उसकी पीठ की टी शर्ट को अपने नाखूनों से जोर से दबा देती। दिलकश बहुत खुश हो जाता है कि आना को सब याद आ गया। वहां खड़े कुछ लोग तालियां बजाने लगते। आना को जब एहसास होता है वो ये क्या कर रही, उसे बहुत शर्म आती। वो दिलकश को धक्का देकर अंदर चली जाती। दिलकश तो बहुत खुश था, उसकी शॉल को उठा के वो भी उसके पीछे चला आता। आना अपनी सीट पे आके बैठ जाती, दिलकश भी आके बैठ जाता। आना समझ नहीं पा रही थी उसे अचानक क्या हो गया। अब वो ठंड से कांप रही थी। दिलकश पीछे से उसे शॉल उड़ाता। वो अपने आप को पूरा ढक लेती। दिलकश उससे कुछ कहने लगता पर आना का उसकी बातों पे कोई ध्यान नहीं था। तभी अचानक वो देखती कुछ ब्लैक कोट पंत पहने हुए 3-4 आदमी हाथ में एक फोटोग्राफ लिए लोगों से पूछताछ कर रहे। आना समझ जाती और कहती ये उसी के आदमी हैं। दिलकश कहता क्या किसके आदमी? आना वहां से उठ के भागने लगती। दिलकश भी उसके पीछे चला जाता। आना उसे कहती प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। दिलकश कहता तुम मुझे छोड़ सकती हो पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। आरना कहती तुम समझ नहीं रहे, इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। आरना अपने दोनों हाथ जोड़कर कहती जो भी हुआ उसे भूल जाओ। मैं तुम्हें नहीं जानती, पर इस वक्त जो मुझे ढूंढ रहे हैं वह लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर वह आगे बढ़ने लगती। ट्रेन की रफ्तार बहुत तेज थी। ट्रेन आपस में कनेक्ट थी। आरना एक डब्बे से दूसरे डब्बे में चलती रही। दिलकश भी उसके पीछे चलता रहा। आरना ने पीछे मुड़कर देखा, क्या अभी भी वह आदमी लोग उसका पीछा कर रहे हैं? पर उसे कोई नजर नहीं आया। वह गहरी सांस लेती। दिलकश अभी भी उसके साथ था। उन दोनों को एक खाली सीट मिल जाती। दोनों वहीं बैठ जाते। आरना को बहुत ठंड लग रही थी। दिलकश उसे देखता है और अपना कंबल भी उसे उड़ा देता। आरना कहती क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? दिलकश कहता मुझे किसी चीज का एहसास नहीं क्योंकि तुम मुझे मिल गई हो। आना बस उसे देखती रहती। दिलकश भी उसे देखता रहता। अब मुझे बताओ कौन हो तुम? आना कहती। दिलकश कहता क्या तुम्हें अभी भी कुछ याद नहीं? अचानक आरना बेहोश होने लगती और दिलकश के कंधे पर अपना सिर टिका लेती। दिलकश उससे कहता क्या हो रहा है तुम्हें, बोलो, अपनी आंखें खोलो। आरना आरना उठो। आना बेहोशी की हालत में उससे कहती है ये उसी दवाई का असर। इतना कहते ही वो बेहोश हो जाती। आना को किस दवाई का असर हुआ था? किसने दिया था उसे ये दवाई? कौन थे वो लोग जो आना को ढूंढ रहे थे? चैप्टर 3 देहरादून। दिलकश डर जाता। वो दानों ट्रेन के सबसे लास्ट कोच में थे। दिलकश को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। आरना को वही सीट पे लेता देता। वो एकदम से घबरा जाता। आसपास के लोगों से मदद मांगने के लिए वो जैसे उठकर जाता, सामने उसे वहीं ब्लैक कोट पहने आदमी लोग दिखाई देते। दिलकश आरना को थोड़ा खिसका के उसके बगल में लेट जाता और अपनी कंबल को पूरा ओढ़ लेता। आरना को अपने सीने से लगा के चुपचाप लेट जाता और सुनने की कोशिश करता। उन लोगों की आवाज आ रही थी। दिलकश आना को अपने सीने से और चिपका लेता। तभी उसे जोर की आवाज सुनाई देती। अरे उठो, कौन सो रहा है यहाँ? तुम लोगों को सुनाई नहीं देता? दिलकश ये सुनते ही आरना को कस के अपनी बाहों में छुपा लेता। तभी उन लोगों में से किसी एक का फोन बजता। यस बॉस, हमें लगता है वो इस ट्रेन में नहीं चढ़ी है। ऑग बॉस। इतना कहकर वो लोग वहां से निकल जाते। उन लोग बगल के सीट वालों को उठा रहे थे। उन लोगों के जाते ही दिलकश उठने की कोशिश करने लगता, पर आरना थोड़े थोड़े होश में आने लगती और दिलकश के शर्ट के कॉलर को जोर से अपनी तरफ खींच लेती। वो कहती प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, और दिलकश को अपने बहुत करीब ले आती। आना अपने मुलायम होंठों से दिलकश को जैसे ही छूती, दिलकश भी मदहोश होने लगता। आना धीमी आवाज में कहती हमेशा मेरे पास रहो नीरव। दिलकश नीरव का नाम सुनते ही गुस्से में आ जाता। फिर वो आरना के गालों को अपने हाथों से थपकी मारते हुए कहता, आरना होश में आओ, तुम नीरव के साथ हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आना कुछ तो बोलो। दिलकश उदास हो जाता है। आना फिर बेहोश हो जाती। दिलकश वहां से उठ के आरना के पैरों के पास बैठ जाता। और रात भर उसे नींद नहीं आती। सुबह कब हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। ट्रेन रुकी हुई थी। सब लोग ट्रेन से उतर चुके थे। शायद ये आखिरी स्टॉप था ट्रेन का। दिलकश आरना को उठाने की कोशिश करता। अब आरना को होश आता। वो अपने सिर पे हाथ रख के बोलती, ओ माय गॉड, मेरा सिर बहुत तेज दर्द हो रहा। हम कहाँ आ गए हैं? ये ट्रेन क्यों रुकी हुई है? दिलकश कहता हमें यही उतरना होगा, ये लास्ट स्टॉप है। वो दोनों ट्रेन से बाहर उतरते।
जगह कुछ जाना पहचाना सा लगता और देखने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ आ गए हैं। थोड़ा दूर चलने पर उन्हें स्टेशन का बोर्ड दिखता। जब ध्यान से देखते हैं तो उस पे लिखा था देहरादून। दिलकश आना को देखता और कहता, क्या तुम्हें कुछ याद आया? आना कहती, मुझे सब याद है, मेरा नाम आना बख्शी है। दिलकश कहता, अरे नहीं, मेरा मतलब स्टेशन का नाम देखकर कुछ याद आया। नहीं, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ, आना बहुत आराम से बोलती। दिलकश उसे हैरानी से देखता रहता। वो फिर उसे याद दिलाने की कोशिश करता। आई एम श्योर तुम मिशा और चाहत को तो नहीं भूली होगी, बड़े कॉन्फिडेंट के साथ दिलकश उससे पूछता। कौन है ये दोनों? मैं नहीं जानती, मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, बस नीरव के अलावा। आना उसे बहुत कॉन्फिडेंट के साथ बोलती। इसे बस नीरव कैसे याद, अपनी बचपन की दोस्त मिशा और चाहत को कैसे भूल गई? दिलकश सोचता। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा क्या हो गया है कि इसे कुछ भी याद नहीं। जिसके साथ अपना बचपन बिताया उसे कैसे भूल गई? क्या हुआ है इसके साथ? अब दिलकश सब कुछ जानना चाहता था, इसलिए अब वो आरना को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उसने उसके साथ ही जाने का फैसला लिया। तुम अब अपने रास्ते जाओ, आना उसे थोड़े गुस्से में कहती। हाँ, तुमने सही कहा, मैं अपने ही रास्ता जा रहा हूँ। अच्छा ये बताओ कल तुम्हें क्या हो गया था? तुम किस दवाई की बात कर रही थी? तुम रात भर बेहोश थी। दिलकश उससे पूछता। आरना थोड़े गुस्से में उससे बोलती, कौन सी दवाई? मैं कब बेहोश हुई? मुझे तो कुछ भी याद नहीं, और तुम मुझसे कितने सवाल पूछते जा रहे हो? देखो अब बहुत हो गया, तुम अपने रास्ते जाओ और मुझे मेरे रास्ते जाने दो, प्लीज जाओ तुम। इतना कहते हुए वो आगे बढ़ जाती। दिलकश उसके रास्ते के सामने आ जाता और कहता, अगर कल रात मैं तुम्हारे साथ नहीं होता न तो वो लोग तुम्हें उठा के ले गए होते। और तुम्हें पता है कल रात तुम क्या कर रही थी? इतना बोलते बोलते दिलकश चुप हो जाता। आना उसके चेहरे के एकदम करीब आके गुस्से में पूछती, बोलो चुप क्यों हो गए? क्या कर रही थी? मैं सो रही थी समझे तुम, अब जाओ यहाँ से। दिलकश आरना का हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगता। आना उसे हाथ छोड़ने को बोलती रहती पर दिलकश उसकी एक नहीं सुनता। आना कहती, छोड़ो मेरा हाथ, कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? मुझे मनाली जाना है। दिलकश जैसे ही मनाली का नाम सुनता वो हैरान हो जाता है। क्या तुमने मनाली कहा? और आना के गालों पे जोर से किस कर देता। दिलकश ये सुन के खुश भी होता और हैरान भी हो जाता, इसे मनाली कैसे याद? आखिर आना को कुछ भी याद क्यों नहीं था? ये नीरव कौन था? आना अपनी बचपन की दोस्त मिशा और चाहत को कैसे भूल गई? दिलकश और आना का मनाली से क्या रिश्ता था? चैप्टर 4, नीरव सेठी की एंट्री। देहरादून स्टेशन। दिलकश आरना का हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगता। आरना उसे हाथ छोड़ने को बोलती रहती पर दिलकश उसकी एक नहीं सुनता। आना कहती, छोड़ो मेरा हाथ, कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? मुझे मनाली जाना है। दिलकश जैसे ही मनाली का नाम सुनता वो हैरान हो जाता। क्या तुमने मनाली कहा? और अपने जज्बातों को रोक नहीं पाता आरना के गालों पे जोर से किस कर देता। आना उसे एक थप्पड़ लगा देती है। हाउ डे यू किस मी? बहुत गुस्से में कहती। दिलकश एकदम चुप खड़ा रहता और फिर कहता, आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हें कुछ समझ आता भी है? तुमसे थोड़ी बात क्या कर ली, तुम तो हद से ज्यादा बढ़ने लगे हो। आना बिना रुके उसे बोले जा रही थी और दिलकश हल्की सी मुस्कान लिए बस सुन रहा था। आना देखती वो मुस्कुरा रहा, उसकी बात नहीं सुन रहा उसे, और गुस्सा आता और वो हाथ से उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाती। तुम कुछ सुन भी रहे हो? मैं क्या बोल रही हूँ? तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? दिलकश एकदम से होश में आया। अरे नहीं, मैंने सब सुना, तुमने जो भी बोला, और मैं माफी मांग तो रहा हूँ। कब से तुमसे बोलने की कोशिश कर रही हूँ, तुम हो कि मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो? आना मुंह बना के बोलती। दिलकश खुश हो जाता है कि चलो इसे मनाली याद है। अच्छा तुम्हें मनाली जाना है ना? मैं बस के बारे में पता करता हूँ। आना थोड़ा शांत होती। मैं कर लूंगी, मुझे अब तुम्हारी कोई भी मदद नहीं चाहिए। दिलकश उसे आराम से समझाते हुए कहता, देखो मुझे भी मनाली जाना है और मैं मनाली के बारे में सब जानता भी हूँ, क्यों ना हम दोनों साथ में चले। आना कुछ नहीं बोलती और मुंह बना के मुड़कर वहां से थोड़ा आगे निकल जाती। आरना को समझ नहीं आ रहा था ये क्यों मेरे पीछे पड़ा रहा। ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं और मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं बचे हैं अब। इसे मनाली के बारे में पता भी है, जब तक मैं वहां पहुंच नहीं जाती इसकी मदद लेनी पड़ेगी मुझे न चाहते हुए भी। उफ किस मुसीबत में फंस गई मैं। चलो इसे बोल देती हूँ कि साथ में चलते हैं। आना थोड़ा मुंह बना के यह सब मन में सोच रही होती। वो पीछे मुड़कर देखती। अरे ये कहा गया? ओ गॉड, सच में तो नहीं चला गया? अब मैं कैसे जाऊंगी? चलो अच्छा है पीछा छूटा। आना सोचने लगती अब वो क्या करे। थोड़ा और आगे जाती, अब स्टेशन के बाहर निकल जाती। वहां पास में ही बहुत सारी दुकानें थी। आरना बोलती है, इन लोगों से पूछती हूँ। एक खाने का होटल था, वहीं जाके आराना पूछती, भाई साहब ये मनाली जाने वाली बस कहाँ से मिलेगी? वो होटल वाला उसे बताता, यहाँ से ऑटो पकड़ के बस स्टॉप चले जाए मैडम, 10 मिनट का रास्ता है, पास में ही है बस स्टॉप। आना ऑटो पकड़ने के लिए रास्ते के दूसरे साइड में खड़ी हो जाती। वो सोचती ये मुझे ऐसे छोड़कर कैसे चला गया, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था बस। हाँ जी मैडम, कहाँ जाना आपको? एक ऑटो वाला पास में ऑटो रोक के पूछता। बस स्टॉप। आरना ऑटो वाले को बोलती। बैठिए ना मैडम, अभी छोड़ देते हैं। ऑटो वाला थोड़ा अजीब सी निगाहों से देख के उसे बोलता। आरना ने ब्लैक शॉल ओढ़ी हुई थी, उसकी आंखें बहुत ही हसीन दिख रही थी। घुंघराले बालों की बड़ी बड़ी लटें उसके आंखों पे आ रही थी। उसे देख के तो कोई भी उसे पाने की कोशिश करेगा। ऑटो वाला उसे एकटक घूरे जा रहा था। कितने पैसे लगेंगे? आना थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछती। अरे मैडम आप दे दीजिएगा, आपको जो सही लगे, बड़ी ही अजीब सी मुस्कुराते हुए बोलता। आना को थोड़ा अजीब लगता। वो जब उसकी आंखों में देखती तो उसे समझ आ जाता ये आदमी सही नहीं। रहने दीजिए, मैं दूसरा देख लूंगी, आप जाए। आना उसे मना करने लगती। अरे चलिए ना मैडम, क्या हुआ, छोड़ देंगे आपको, आधा घंटा लगेगा बस। ऑटो वाला उसे बहुत जबरदस्ती करने लगता।
आधा घंटा उस दुकान वाले ने तो 10 मिनट कहा था, अब आना समझ गई थी ये आदमी सही नहीं। मैंने आपसे कहा ना मुझे नहीं जाना, आना गुस्से में बोल देती। ऑटो वाला अपनी ऑटो से उतरता और आरना का हाथ पकड़ने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाता उसे जोरदार एक हाथ में किक पड़ती। आना डर के मारे अपने दोनों हाथ अपने चेहरे से छुपा के दूर हो जाती। ऑटो वाला वहीं जमीन पे गिर जाता और फिर ऊपर अपना चेहरा उठा के देखता। हाथ में एक डंडा लिए लंबा चौड़ा सा आदमी उसके सामने खड़ा है। आरना अपने आप को संभालते हुए देखती है कि कौन है। वो हैरान हो जाती, ये तो दिलकश है। पर ये वो दिलकश नहीं जिससे मैं मिली थी। आंखें बहुत ही लाल और गुस्से से भरी थी। उसके खड़े होने का ढंग ही अलग था, जैसे कोई बहुत बड़ा गुंडा माफिया खड़ा हो। उसके बाल हवा से उड़ रहे थे, कुछ छोटी छोटी लटें उसकी माथे पे आ रहे थे। चेहरे पे गुस्से का भाव भरा हुआ था, उसका सीना गुस्से से फूल गया था जिससे उसके शरीर का एक एक अंग दहक रहा था। उसके सीने का कपड़ा शरीर से एकदम कसा हुआ जिससे उसके सिक्स पैक साफ नजर आ रहा था। अरे मुझे छोड़ दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया, ऑटो वाला हाथ जोड़कर उससे बोलता। पर तू करने तो वाला था अगर मैं नहीं आता, बोल करने वाला था कि नहीं? दिलकश की आवाज में भारीपन था। आसपास सब लोग जमा हो गए थे। दिलकश उस डंडे को दोनों हाथों में पकड़ के उसके ऊपर उठा के मारने वाला ही था, तभी आरना बीच में आ जाती। ये क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ, ऐसा मत करो, आना दिलकश के आंखों में देखकर बोलती। दिलकश गुस्से से लाल हो गया था, पर जैसे ही आना की आंखों में देखता वो शांत होने लगता। वो अपनी आंखें बंद करता, एक लंबी गहरी सांस लेता और फिर डंडा साइड में फेंक देता। ऑटो वाला जल्दी से अपनी ऑटो में बैठ के चला जाता, बाकी लोग भी अपने अपने काम में चले जाते। तुम कौन हो? तुम वो दिलकश नहीं जिससे मैं मिली थी? आना उसे हैरानी से देख के पूछती। दिलकश उस बात को इग्नोर कर देता, फिर थोड़ा शांत होकर कहता। मनाली की बस शाम की है, मैंने पता किया है। अभी बहुत टाइम है, चलो कुछ खा लेते हैं। दिलकश उससे कहता और अपने आप को शांत करने की पूरी कोशिश करता। आरना उससे कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती। अरे मेरी बात तो सुनो, आरना कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो, दिलकश उसके पीछे पीछे चलते हुए बोलते रहता। डॉक्टर नीरव सेठी की एंट्री। नीरव एक जनरल डॉक्टर है जो पिछले 10 सालों से इस प्रोफेशन में है। नीरव अपने केबिन में बैठा था। तभी वो ब्लैक कोट पहने सारे लोग में से एक केबिन का दरवाजा खटखटा है। मे आई कम इन सर? अंदर से आवाज आती, यस कम इन। वो आदमी डरते हुए कहता, सर हमें माफ कर दीजिए, हमारे लोगों ने बहुत कोशिश की आरना मैडम को ढूंढने की पर वो नहीं मिली। उन लोग शायद गलत ट्रेन में चढ़ गए थे। नीरव अपने हाथों से इशारा कर देता उसे बाहर जाने को। तभी उस केबिन के दूसरे दरवाजे पे नॉक होता। नीरव बहुत प्यार से बोलता, आइए प्लीज अंदर। नीरव के केबिन के दो दरवाजे थे, एक दरवाजे से उसके पेशेंट अंदर आते थे और दूसरे दरवाजे से वो लोग जो ब्लैक कोट पंत पहने अभी अंदर आए थे। पर ये दरवाजा कुछ अलग था, देखने में दीवार जैसे लगे पर उसके पीछे एक सीक्रेट दूर था। नीरव के पेशेंट देखने का टाइम था। अपने पेशेंट देखने के बाद वो उस सीक्रेट डोर से अंदर चला जाता। वहां उसके वो सारे आदमी लोग बैठे हुए थे। नीरव को देखते ही वो सब खड़े हो जाते। नीरव बहुत गुस्से में था, तुम सब से एक मामूली सी लड़की नहीं संभाली गई, कैसे भाग गई वो? इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद वो कैसे भाग सकती? पिछले 5 साल से उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई। कहाँ थे तुम सब? उसमें से एक आदमी का कॉलर पकड़ के नीरव बोलता, क्या तुमने कल उसको वो दवाई नहीं खिलाई थी? वो आदमी डरते हुए बोलता, सर मैंने दी थी, उसके बाद वो सो भी गई थी। मैंने चेक भी किया था सर। नीरव उसका कॉलर छोड़ देता और उन सबको वहां से जाने को कहता। नीरव कहता, मेरी इतनी मेहनत पे तुम पानी नहीं फेर सकती आना, मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकलूंगा। नीरव फिर अपनी आदमियों को बुलाता और कहता, सब सीसीटीवी छान मारो जाके, सब बस स्टॉप स्टेशन सब जगह चेक करो, जाओ जल्दी करो। यस सर, कहते हुए सब वहां से चले जाते। नीरव एक कॉल लगाता, हेलो हृदय, वो भाग गई। सामने से वो बोलता, क्या तुम होश में तो हो? अगर किसी को भी पता चल गया कि आना जिंदा है तो हम फंस सकते हैं। 5 साल तक उसे छुपा रखा, कैसे भी ढूंढो उसे वरना तुम नहीं बचोगे। इतना कहते हुए वो कॉल काट देता। उसे एक आदमी का कॉल आता। नीरव फोन रिसीव करता, सर हमें सीसीटीवी में कुछ मिला है, वो उसी ट्रेन में थी सर, उसे चढ़ते हुए देखा है। कहाँ जा रही थी वो ट्रेन? पता करो कौन कौन स्टेशन थे, सब पता करो, ज्यादा दूर नहीं गई होगी वो। नीरव बहुत गुस्से में कहता। यस सर, हम सब पता करते हैं। और फोन रख देते, तुम ऐसे नहीं जा सकती। 5 साल तुम्हें बचा कर रखा दुनिया से, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला, पाताल से भी तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। नीरव हाथ में विस्की का गिलास एक घूंट में पी जाता। नीरव को फिर फोन आता, सर हमें आना मैडम मिल गई, वो देहरादून स्टेशन में उतरी है, पर उसके साथ कोई एक शख्स भी दिख रहा है, हमने अपने आदमी लोग को फोन कर दिया है। गुड वर्क, वो इंसान वही होगा जिसने उसकी हेल्प की है उसे भगाने की, हमें अभी निकलना होगा देहरादून के लिए। नीरव गुस्से में कहता। यस सर। नीरव फोन काट देता। फिर वो हृदय को कॉल लगाता, हमें वो मिल गई, वो देहरादून में है और वो इंसान भी है उसके साथ जिसने उसे भगाया है। क्या देहरादून? नहीं, वो उन लोगों से नहीं मिलनी चाहिए, तुम जल्दी पहुंचो वहां। हृदय कॉल काट देता। नीरव अपनी सेक्रेटरी को कॉल करता, मेरी प्राइवेट जेट रेडी करो देहरादून के लिए अभी की अभी। नीरव चैन की सांस लेता। वो फिर गिलास में विस्की भर लेता और जोर से हंसता। एक बार में पूरा पी जाता। आई एम कमिंग डार्लिंग, तुम्हें भगवान भी मुझसे जुदा नहीं कर सकता, आई एम कमिंग मेरी जान। नीरव बहुत ही खुश हो जाता। आखिर हृदय और नीरव का क्या ताल्लुक था आना से? वो क्या छुपाने की कोशिश कर रहे थे? चैप्टर 5, हम इतने करीब आ गए। दिलकश आना के पीछे पीछे चलता रहता है। आना पीछे मुड़कर देखती है, दिलकश वहीं रुक जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। आना गुस्से में थी अभी भी। वो फिर मुड़कर आगे चलने लगती है। दिलकश भी चलने लगता है। अब आरना को थकान का एहसास होने लगा था, उसने कुछ खाया भी नहीं था तो भूख भी उसे बहुत जोरों से लगी थी।
आगे एक बेंच पे जाके वो बैठ जाती है। दिलकश भी बगल में बैठ जाता है। काफी देर तक दोनों ऐसे ही बैठे रहते हैं। देखो हम ऐसे बैठकर अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकते, दोपहर हो गई, शाम तक हमें बस पकड़नी होगी वरना रात निकालना मुश्किल हो जाएगा। दिलकश बहुत आराम से आरना के सामने खड़े होकर समझाते हुए बोलता है। क्या तुम वही हो जो अभी किसी को इतने बुरे तरीके से चोट पहुंचा रहा था? बोलो क्या हुआ था तुम्हें? आरना उसे हैरानी से देखते हुए पूछती है। दिलकश फिर उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता, वो वहां से उठकर रास्ते के साइड खड़ा हो जाता है। वो हाथ हिला के एक ऑटो को रोकता है और आरना को हाथों से अंदर बैठने को इशारा करता है। आना गुस्से में उठ के तेजी से चल के अंदर बैठ जाती है। दिलकश भी साथ में बैठ जाता है। पूरे रास्ते भर दोनों कुछ नहीं बोलते। आना को बहुत भूख लगने लगी थी, वो अपने दोनों हाथों को पेट पे पकड़ के दबाने लगती है। थोड़ी ही देर में बस स्टॉप पहुंच जाते हैं। आना जल्दी से उतर के स्टॉप पे जाके बैठ जाती है। दिलकश ऑटो वाले को पैसा देता है, फिर वो कहीं चला जाता है। आना थोड़ी देर बाद यहाँ वहाँ देखने लगती है कि वो कहाँ गया, पर उसे वो कहीं नजर नहीं आता। अब आरना को भूख से चक्कर आने लगे थे। पता नहीं कहाँ चला गया, मेरी तो भूख से जान निकल रही है। मैं क्या करूं, कहाँ हो तुम? आरना बहुत दर्द में थी। तुम किसी को ढूंढ रही हो? दिलकश पीछे से उसके सामने हाथ में फल लेके उसे देते हुए कहता है। दिलकश उसे खाने के लिए देता है पर आना उसे मना कर देती है। प्लीज कुछ खा लो, तुमने शायद कल से कुछ नहीं खाया है और मैंने भी। दिलकश उसे बहुत प्यार से बोलता है। मुझे नहीं खाना, तुम क्यों मुझे जबरदस्ती कर रहे हो? आना गुस्से में कहती है। ठीक है, तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। इतना कहके वो साइड में फल रख देता है। कुछ देर के लिए वो दोनों ऐसे ही बैठे रहते हैं। अब आना की बर्दाश्त के बाहर था भूख को सहन करना। फिर आना उसमें से एक फल उठा के खाने लगती है। ये हुई ना बात, दिलकश भी खाने लगता है। आना अब थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी। अच्छा तुम यही बैठो, मैं टिकट लेके आता हूँ और पूरा खा लेना, ठीक है? दिलकश उसे ये कह के टिकट लेने चला जाता है। आना कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसका ध्यान खाने में ही था। थोड़ी ही देर में दिलकश बस की टिकट लेके आता है। उनकी बस को अभी काफी टाइम था। दिलकश आरना के हाथों में टिकट रख देता है। आना टिकट देख के पूछती है, तुम क्यों मनाली जा रहे हो? दिलकश उससे अपना टिकट ले लेता है और उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। दिलकश उसे कहता है, तुम टिकट रखो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तुम यही रहना, कहीं मत जाना। इतना कहते हुए वो कहीं चला जाता है। आरना सोचती है ये इंसान कौन है जो मुझे यूं ही सफर में मिल गया और मेरा इतना ख्याल रख रहा है जैसे इसका मेरा कोई पहले जन्म का रिश्ता हो। मैं क्यों बार बार इसके तरफ खींचती चली जा रही हूँ? क्या है इसमें ऐसा कि चाहते हुए भी इसे मना नहीं कर पाती? 5 साल तक जिस इंसान के साथ मेरा रिश्ता था उस इंसान ने मुझे इतना दर्द दिया जिसके बारे में सोच के भी रूह कांप जाती है। और ये इंसान जिससे मैं अभी मिली हूँ पर लगता है जैसे कब से इसे जानती हूँ। पता नहीं ये क्या एहसास है। वो इन्हीं ख्यालों में खोई रहती है। करीब आधे घंटे बाद आना यहाँ वहाँ देख रही थी, तभी उसकी नज़र सामने पड़ती है। हाइट 6 फीट, बाल थोड़े ज्यादा पर जेल से एकदम सेट थे। कुछ लटे उसकी आंखों में गिर रहे थे। दाढ़ी उसकी एकदम ट्रिमिंग थी। चेहरे पे हल्की स्माइल थी। कपड़े उसने बहुत ही सिंपल पहने थे पर उसमें ही वो बहुत ही हैंडसम दिख रहा था। आरना उसे बस देखती ही जा रही थी। वो उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, तो कैसा लग रहा हूं मैं? बोलो। दिलकश अपने दोनों हाथ फैला के खड़ा होता है। आरना उसे बस देखती ही रहती है। दिलकश घुटनों के बल उसके सामने बैठ जाता है। उसके हाथों को अपने हाथों में लेके बोलता है, क्या अब तुमने मुझे पहचाना? मैं तुम्हारा दिलकश। आरना उसके चेहरे पे हाथ फेरती है। क्या रिश्ता है तुम्हारा और मेरा? मैं क्यों तुम्हारी इतने करीब आते जा रही हूँ? न चाहते हुए भी तुम्हारी तरफ खींचती चली जा रही हूँ। कौन हो तुम? बोलो। मेरी जिंदगी में इस तरह अचानक कैसे आ गए तुम और एक पल में तुम मेरे इतने करीब आ गए? कौन हो तुम? बोलो बोलो। आना उसके सीने के कब्जों को अपने दोनों हाथों से पकड़ के बोलती है। दिलकश ये सुनकर उदास हो जाता, इसे अभी भी कुछ याद नहीं आया। वो फिर आरना की बातों को बीच में ही काट के बोलता है। कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तुम्हें जरूर याद आएगा। वैसे तुम मनाली क्यों जाना चाहती हो? दिलकश जानना चाहता था उसे मनाली कैसे याद है। आरना भी फिर उन ख्यालों से बाहर आ जाती है। मुझे किसी ने बताया कि मनाली में मेरी फैमिली रहती है, पर जहां तक मुझे याद है मेरी कोई फैमिली नहीं है। मैं जानना चाहती हूँ कौन है मेरी फैमिली? वो आदमी बहुत विश्वास के साथ मुझे बोल रहा था। आना इतना कह के ख्यालों में खो जाती है। दिलकश बस उसकी बातें सुनता रहता है। कहीं ना कहीं हमारा अतीत हमारे सामने जरूर आता है, जरूरत होती है उसे पहचाने की और समझने की, हम तो बस एक जरिया है। इन सब बातों में उनकी बस का समय हो जाता है। दोनों बस में चढ़ जाते हैं। दोनों आखिर के सीट पे बैठ जाते हैं। बस अपने टाइम से निकल पड़ती है। ठंड बहुत ज्यादा थी। आना खिड़की की तरफ बैठी थी, उसे ठंड लगने लगती है। दिलकश पीछे से अपना हाथ आना के कंधों पे रखता है। आना उसके हाथों पे मारती है। मौके का फायदा उठा रहे हो तुम? दिलकश अपना हाथ हटा लेता है। अरे नहीं, वो तुम्हें ठंड लग रही थी तो मैं देख रहा था खिड़की ठीक से बंद है कि नहीं, तुम खमखा गलत समझती हो मुझे। थोड़ा सा मुंह बना के बोलता है। आना हल्की सी स्माइल देती है। उसे अब उस पे थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगता है। अरे तुम हंसती भी हो, मुझे तो लगा था तुम बस गुस्सा ही करती रहती हो। दिलकश उसे छेड़ते हुए कहता है। आना उसे कुछ नहीं कहती और खिड़की पे अपना सिर टीका के आंखें बंद कर लेती है। नीरव का सीन यहाँ। नीरव बहुत खुश था कि आना अब उससे नहीं बच सकती। उसे फिर फोन आता है। सर उसे बस स्टॉप पे देखा है, वो मनाली के बस में बैठ के निकल गई है। वो सुबह तक मनाली पहुंच जाएगी सर। क्या कहा? मनाली? ऐसे कैसे हो सकता है? वो मनाली क्यों जा रही है? उसे सब याद तो नहीं आ गया है? उसके साथ वो शख्स कौन है? उसे तो कोई नहीं जानता, और दुनिया के नजरों में तो आरना जिंदा ही नहीं है, तो मनाली। नीरव अपने ही मन में ये सब बातें सोच रहा होता है। सर हेलो हेलो सर, दूसरी तरफ से आदमी बोलता है। हाँ तुम लोग पूरी नजर रखो, मैं बस वहां पहुंचता हूँ।
नीरव अपने आदमियों से बोलता है। नीरव फिर सेक्रेटरी को फोन करता है, अब हम मनाली जाएंगे, कम ऑन फास्ट, जल्दी करो। थोड़ी ही देर में नीरव का जेट रेडी हो जाता है और वो मनाली के लिए निकल जाता है। वो जेट में बैठ जाता और पूरे सफ़र बस यही सोचता है कि आना अब तुम मुझसे नहीं बच सकती। बस कुछ ही घंटों का सफ़र करके वो मनाली पहुंच जाता है। उसके वहां भी बॉडीगार्ड्स थे जो उसे लेने आए थे। वो बड़ी सी ब्लैक कार में बैठ के निकल जाता है। पीछे उसके 2 गाड़ी और थी जिसमें उसके सारे बॉडीगार्ड्स थे। जल्दी करो, बस स्टॉप पहुंचो, नीरव अपने ड्राइवर से कहता है। बस का सीन, पूरा रास्ता धुंध से भरा हुआ था। आगे का रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था। बस की स्पीड भी थोड़ी धीरे हो गई थी। बड़े बड़े पहाड़, उस पे चांद की रोशनी गिर रही थी जिससे बर्फ की चादर अपना अलग ही रूप दिखा रही थी। उस चांदनी रात का सफर का मजा ही कुछ अलग है। मैं इतने सालों से कहा जी रही थी मुझे कुछ भी याद नहीं, बस सब धुंधली यादें आती है। पता नहीं मैं कैसे रही उस कैद में और क्यों रही। आना खिड़की से बाहर देखते हुए अपने ख्यालों में खोई हुए बोलती रहती है। दिलकश उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था। तुम किसकी कैद में थी? दिलकश उससे हैरानी से पूछता है। पता नहीं मैं कैद में थी या मैं उस जिंदगी को जी रही थी, एक जिंदा लाश की तरह जिसमें मुझे बस उसकी हर बात को मानना होता था और न मानूं तो उसकी सजा भी मिलती थी। ऐसा बोलते हुए आना की आंखों में आंसू भी आने लगे थे। दिलकश ये देखकर अपने हाथ उठाता है उसके आंसू पोंछने के लिए, पर उसके हाथ रुक जाते हैं। आना अपने आंसू पोंछ लेती है। मैं भी क्या बात लेके बैठ गई? आना थोड़ा हंसते हुए बोलती है। तुम बोलना चाहती हो तो बोल सकती हो, मैं सुन रहा हूँ, दिलकश उसे बोलता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस एक चैन की नींद सोना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए आना खिड़की पे अपना सिर टिका के आंख बंद कर लेती है। दिलकश भी फिर कुछ नहीं बोलता, वो भी अपनी आंख बंद करके बैठ जाता है। रात का सफर गुजर जाता है। सुबह के 5 बज रहे थे। बस रुकती है। कंडक्टर कहता चलिए उतरिए, मनाली आ गया है। आरना की नींद खुल जाती है। वो अपनी आंखें खोलती है तो दिलकश उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ के अपने सीने से लगा के सो रहा है। आना धीरे से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है कि तब दिलकश की भी नींद खुल जाती है। वो जल्दी से अपने हाथ हटा लेता है। वो तुम्हें बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी तो मैं। आना उसकी बात बीच में काटते हुए कहती है, हाँ ये अच्छा बहाना है, थोड़ा सा हंस के जवाब देती है। दिलकश अपने हाथ को अपने बालों में फेरते हुए कहता है, हाँ वो भी थोड़ा शर्मा जाता है। चलो बस से उतरो अब, आना उसे डांटते हुए कहती है। दोनों बस से उतरते हैं। आना दिलकश को देखकर मुस्कुरा रही थी, दिलकश भी मुस्कुरा रहा था। आरना दौड़ते हुए सड़क क्रॉस कर रही थी। अरे रुको, मैं भी आ रहा हूँ। दिलकश उसे हाथों से रुकने का इशारा करते हुए बोलता है। आरना उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। आरना के मन में दिलकश के लिए एक अलग एहसास हो रहा था। वो अब उसे थोड़ा समझने लगी थी। वो बस उसकी आंखों में ही देख रही थी। दिलकश की नजरें भी आरना से नहीं हट रही थी। उसके दिल में एक उम्मीद की किरण जग रही थी। शायद आरना अब उसे पहचानने लगी है। बस स्टॉप से निकलकर दोनों रास्ते के दूसरी तरफ जा रहे थे, जहां से उन्हें आगे के सफर के लिए टैक्सी लेना था। सुबह का वक्त था। आसमान में चिड़िया चहक रही थी। ठंड बहुत ज्यादा थी, उसकी बूंदें गिर रही थीं। इतना सुंदर नजारा था कि मानो स्वर्ग में आ गए हैं। थोड़ा अंधेरा था, रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था। आरना दिलकश को देखते हुए वहीं रुक जाती है। दिलकश आरना से कुछ कदम दूर खड़ा था। वो महसूस करता है आरना की आंखों में वो अपनापन, वो विश्वास, वो एहसास जो वो चाहता था कि आरना महसूस करे। तभी आसमान से बर्फ हल्की हल्की गिरने लगती है। वो अपने दोनों हाथ फैला के आसमान की तरफ मुस्कुरा के देखने लगती है। दिलकश भी आसमान की तरफ देखता है और बर्फ को अपने ऊपर गिरने का एहसास को महसूस करता है। बर्फ गिरती ही जा रही थी। उसके बालों पे पूरी बर्फ गिर रही थी जिससे वो बेहद खूबसूरत, मानो कोई परी जमीन पे उतर गई हो। वो दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे थे। आना बहुत खुश दिख रही थी। आज मैं आज़ाद हूँ, सुना तुमने, आज मैं आज़ाद हूँ, आना जोर जोर से बोल रही थी। दिलकश सामने खड़े होके बस उसे देखे ही जा रहा था। तभी अचानक सामने से एक तेज रफ्तार में गाड़ी आती है और उसे बीच में खड़ा देख के जोर से हॉर्न बजाती है। आना सामने देखती है और अपने दोनों हाथ कानों पे रखती और जोर से चिल्लाती है। दिलकश भी जोर से चिल्लाता है, आरना। क्या आरना और दिलकश के प्यार की कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी? क्या नीरव आना को दिलकश से फिर छीन लेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए वो सर्द रातें, सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। प्यार करना जितना आसान होता है उतना मुश्किल होता है उसे निभाना, वो भी पूरी शिद्दत से। चैप्टर 6 एक अलग ऑफर। फ्लैशबैक देहरादून। जनवरी की ठंड का समय, सुबह के 8 बज रहे थे। फैशन इंस्टीट्यूट में बहुत हलचल थी। इंडिया की टॉप फैशन कंपनीज आई थी आज इंस्टीट्यूट में। आज इंटर्न का सिलेक्शन था। जिसका कॉस्ट्यूम डिजाइन बेस्ट होगा उसे 6 महीने के लिए उस कंपनी के साथ काम करने का मौका मिलेगा। सब लोग तैयारी में लगे थे। चाहत और आना भी ठंड की धूप में इंस्टीट्यूट के ग्राउंड में खड़े थे और अपनी सब तैयारी देख रहे थे। मिशा आज फिर से लेट हो गई, चाहत गुस्से में बोलती है आना से। चाहत दिखने में सुंदर, उम्र 20 साल, हाइट 5'5" होगी, बाल उसके कंधों तक एकदम सीधे। रंग गोरा, बॉडी स्लिम बिल्कुल। आज उसने ब्लू जीन्स और व्हाइट स्वेटशर्ट पहना था। ब्लैक लॉन्ग कोट उसके ऊपर, ब्लैक बेली पहनी थी। कोई बात नहीं, उसकी हमेशा की आदत है, आना चाहत को हंसते हुए कहती है। आरना की उम्र 20 साल, हाइट 5'5". आरना ने आज ब्लैक जीन्स, रेड टॉप, ब्राउन लॉन्ग कोट, लॉन्ग मफलर पहना था। ब्लैक लॉन्ग बूट्स पहने थे। बाल उसके खुले हुए घुंघराले उसके चेहरे पे आ रहे थे। बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। हाँ, पर आज हमारा फाइनल राउंड है। अगर जजेस को हमारा डिजाइन पसंद नहीं आया तो क्या होगा? हमारा करियर बर्बाद हो जाएगा। चाहत बहुत टेंशन में बोलती है। अरे तुम ज्यादा टेंशन ले रही हो, सब अच्छा होगा, हम लोगों ने दिन रात मेहनत की है इस दिन के लिए, आना उसे दिलासा देते हुए कहती है। हाय गाइस, और आई एम रियली सॉरी आई एम लेट।
तुम लोग तो जानते हो मेरा ड्राइवर इतना भुलक्कड़ है, वो भूल गया था मुझे आज जल्दी जाना है, मिशा दोनों को हौंकते हौंकते बोलती है। मिशा उम्र 20 साल, हाइट 5'6", टाइट लॉन्ग स्कर्ट ब्राउन कलर, व्हाइट शर्ट, उसके ऊपर ब्राउन कोट, हाई हील्स पहने हुए थे, बाल उसके लंबे, बहुत ही एलिगेंट दिख रही थी जैसे कोई मॉडल हो। जल्दी करो, वहां सब तैयारी हो गई है, चाहत दोनों को बोलती है। तीनों अपना सामान लेकर उस हाल की तरफ जाने लगती है। वो सब बैठे हुए थे, तीनों वही अपना सामान रख के बैठ जाती है। सब लोग पूरी तैयारी में थे, इतने टॉप क्लास के डिजाइन लेके सब घूम रहे थे, मॉडल्स तो बहुत ही हाई क्लास सबने हाई की हुई थी। कम ऑन गाइस, डोंट वरी, आई विल डू माई बेस्ट, एक मॉडल वहां से गुजरती हुई कहती है अपने टीम मेंबर्स से। अरे इसका मेकअप किसने किया, कितना डल दिख रहा है चेहरा, जल्दी करो गाइज, इसकी ड्रेस यहाँ से सही करो। कुछ ग्रुप वहां खड़े हुए आपस में बात कर रहे थे। वाओ, कितने सुंदर मॉडल है यार, इन लोग की तैयारी तो बहुत बढ़िया दिख रही, पता नहीं हम लोग का क्या होगा। चाहत आते जाते सभी मॉडल्स को देखते हुए बोलती जा रही थी। प्लीज ऑल ऑफ योर सिट डाउन ऑफ गाइज, सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना कंपटीशन। अंदर जजेस तैयार है, आप सब भी पूरे जोश के साथ तैयार हो जाए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता। आज हमारे साथ इंडिया के टॉप फैशन कंपनी जाई हुई, जिसका भी ड्रेस डिजाइन बेस्ट होगा उसे 6 महीने के लिए उस कंपनी में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। होस्ट स्टेज पे खड़े होकर हाथ में माइक लेके सबको बताने लगा। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। थैंक यू थैंक यू। तो ये हमारे पास लिस्ट है, हम जिसका भी नाम लेंगे उन लोग यहाँ आके अपने ग्रुप का टैग ले लेंगे, क्योंकि बाद में उनको ग्रुप के नाम से ही बुलाया जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वहां की मैनेजमेंट टीम अपना काम स्टार्ट कर देती है। सबको ग्रुप टैग मिलना स्टार्ट हो रहा था, सबको टैग मिलने का काम पूरा हो चुका था। सबको टैग मिल चुका है, जो कोई भी अभी आए है वो यहाँ आके अपना टैग ले ले। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रुप टैग से बुलाना। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, उनकी टीम से एक होस्ट सबको बोलता है। जिनका टर्न हो चुका था उनमें से थोड़ा सा मुंह बना के आते हुए बोलती है, इतनी मेहनत की और प्रेजेंटेशन देखा भी नहीं, ये कौन सी बात हुई। ये सुनकर तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगती है। अब क्या होगा, चाहत दोनों को देखते हुए बोलती है। उफ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक होगा, बी कॉन्फिडेंट ऑक, आना चाहत को समझाते हुए बोलती है। तभी एक लड़की गुस्से में बाहर निकलती है। ये जजेस तो बहुत स्ट्रिक्ट है, कुछ सुन ही नहीं रहे हैं किसी की, ऐसा कहते हुए वो वहां से निकल जाती है। अब तो तीनों की सांसें तेज हो गई थी, तीनों के चेहरे पे टेंशन साफ झलक रही थी। अचानक आना कहती है, अरे हमारी मॉडल कहाँ है, हम लोग तो भूल ही गए, अभी तक नहीं आई है, टेंशन में तो हम लोग भूल ही गए, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओ गॉड, हम लोग कैसे भूल गए, जल्दी उसे कॉल करो, अभी तो उसे आ जाना चाहिए था। मिशा भी टेंशन में आ गई थी। अब अभी ग्रुप 3 स्टार्ट हुआ है, हमारे पास समय है, मैं जाती हूँ, तुम लोग संभाल लेना, और अगर मुझे लेट हुआ तो तुम लोग चले जाना, आना दोनों को हिम्मत देते हुए कहती है। पर तुम्हारे बिना हम कैसे करेंगे, इसमें तुम्हारी मेहनत ज्यादा है, मिशा आना से कहती है। तुम लोग कर लोगे, और अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं आ जाऊंगी, डोंट वरी गाइज, आना जाते जाते उनसे बोलती जाती है। इतना कहते हुए आना वहां से दौड़कर हॉल से बाहर निकल जाती है अपने मॉडल को ढूंढने के लिए। अब तो हम लोग गए, मॉडल भी नहीं है, जिसने डिजाइन बनाया वो भी नहीं है, हमारा फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब हो जाएगा, हम लोग फेल हो जाएंगे, चाहत डरते हुए ऐसा बोलते जा रही थी। ओ कम ऑन, तुम इतना क्यों डर रही हो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी, मिशा उसे बहुत कॉन्फिडेंट के साथ बोलती है। ग्रुप नंबर 4, अब नेक्स्ट टर्न इन लोग का था। अब अगली बारी हम लोग की है, पता नहीं आना कहाँ रह गई, उसका कॉल भी नहीं लग रहा। चाहत यहाँ वहां उसे ढूंढती ये बोलती जा रही थी। यहाँ बाहर आना अपनी मॉडल को यहाँ वहां भागते हुए ढूंढने जा रही थी, तभी उसकी नजर सामने पड़ती है जहां उसको वही मॉडल किसी दूसरे के साथ उसका डिजाइन पहनने में बिजी थी। आना भाग के उसके पास जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें हमारे साथ अंदर होना चाहिए था, चलो जल्दी, हम लोग बहुत लेट हो गए हैं। आना उसका हाथ पकड़ के ले जाने लगती है। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, मैं अब इन लोग के साथ हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा मैंने इनका डिजाइन पहना है, वो बहुत ही एटीट्यूड के साथ वहां खड़े होकर आना से बोलती है। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम अभी हमको धोखा नहीं दे सकती, वहां सब तैयारी हो गई है, प्लीज हमारा करियर का सवाल है, आना उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है। सो वॉट, वैसे भी तुम्हारा डिजाइन बहुत लो क्लास का था, मैं वो पहनूंगी तो मेरी वैल्यू डाउन हो जाएगी, डू यू अंडरस्टैंड, सो प्लीज लीव अस। वो मॉडल आना को सबके सामने इंसल्ट कर देती है। बाकी सब लोग जो वहां खड़े थे सब आना पे हंसने लगे थे। आना कुछ नहीं बोलती और वहां से निकल जाती है। यहाँ अंदर हॉल में, ग्रुप नंबर 5 प्लीज गो इनसाइड, कोई बात नहीं, आना आ जाएगी, बी कॉन्फिडेंट ऑक, मिशा चाहत को हिम्मत देती है। चाहत और मिशा रूम के अंदर एंटर होती है। वहां 5 लोग बैठे हुए थे, सब टॉप फैशन डिजाइनर थे। उनमें से एक कहती है, आपके ग्रुप में एक और मेंबर है, वेयर इज शी। मीशा उनको बताती है कि वो बस थोड़ी देर में आती है। ऑक प्लीज स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन, एक जज बोलती है। मीशा बोलना स्टार्ट करती है और चाहत भी उसका साथ देती है। कैन आई सी योर डिजाइन्स, दूसरी एक जज पूछती है। यस मैम, चाहत डिजाइन्स दिखाना स्टार्ट करती है। बट वेयर इज योर मॉडल, एक जज पूछता है। सर वो एक्चुअली हमारी मॉडल नहीं आ पाई, थोड़ा सोचने के बाद आज ही उसकी तबीयत खराब हो गई तो वो नहीं आ पाया, आई एम रियली वेरी सॉरी जजेस, चाहत एकदम से जवाब दे देती है बिना मिशा से पूछे। मिशा उसे हैरानी से देखती है। जजेस आपस में कुछ डिस्कशन करने के बाद बोलते हैं, ऑक वी विल अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम एंड वी हैव अ सॉल्यूशन। मीशा की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, हम सबको लगता है आपको ये डिजाइन प्रेजेंट करना चाहिए। चाहत को थोड़ा जेलस फील होता है। मिशा तो आना का वेट कर रही थी, पर जजेस ये बात सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है, पर मना भी नहीं कर पाती क्योंकि आना अभी तक नहीं आई थी और मना कर देती तो उन लोग की मेहनत भी बेकार हो जाती।
यस सर, मुझे आधा घंटा दीजिए प्रेजेंट करने के लिए, मिशा उनसे रिक्वेस्ट करती है। ऑक आफ्टर 30 मिनट्स वी विल मीट अगेन, एक जज बहुत खुश होकर बोलती है। तभी आना वहां दौड़ते हुए आती है। आई एम रियली सॉरी, मैं लेट हो गई। चलो जल्दी सब बताती हूँ। मिशा चाहत और आना का हाथ पकड़ के बाहर ले जाती है। क्या हुआ हमारा प्रेजेंटेशन? उस मॉडल ने तो धोखा दे दिया, आना थोड़े गुस्से में कहती है। हमारी मॉडल अब मिशा मैडम है, चाहत थोड़ा अजीब तरीके से बोलती है। क्या बात कर रही हो? सच में? आना खुशी से पूछती है। मिशा अपना सिर हिला के हाँ में जवाब देती है। आना उसे जोर से गले लगा लेती है। उन लोग को हमारा डिज़ाइन पसंद आ गया, आना मिशा से एक्साइटेड होकर पूछती है। मे बी अभी डिज़ाइन प्रेजेंट करना बाकी है गाइज, मिशा थोड़ा टेंशन में बोलती है। वो भी हो जाएगा देखना तुम, और तुम किसी मॉडल से कम थोड़ी ना हो, आना और मिशा दोनों हाथ से ताली बजाते हुए बोलती है। वही चाहत को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। चाहत मिशा से अपने आप को कंपेयर करती थी, पर आज जब उसे चुना गया तो वो थोड़ी अपसेट हो गई थी। चाहत और आना मिशा को रेडी करने में लग जाते हैं। बस मिशा अब पूरी तरह से रेडी थी। वाओ, तुम तो एकदम मॉडल लग रही हो, है ना चाहत? आना मिशा को देख के बोलती है। चाहत हल्की सी स्माइल देते हुए कहती है, चलो अब लेट हो रहा है। तीनों हॉल की तरफ जाती है। हॉल लगभग खाली था। वहां खड़े उनके स्टाफ से मिशा पूछती है, सर क्या जजेस अंदर है? हाँ बस जाने ही वाले हैं, उनका एक स्टाफ बोलता है। सर हमें आधे घंटे बाद बुलाया था, क्या हम अंदर जा सकते हैं? आना उनके स्टाफ से पूछती है। वेट, हम आपको बताते हैं, उनका स्टाफ बोलता है। उनका स्टाफ रूम में जाता है और फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकल के आता है। ओके आप लोग जा सकते हैं। तीनों अंदर जाते हैं। सर हमारी मॉडल रेडी है, आना थोड़ा स्माइल करके जजेस को देखती हुए बोलती है। अच्छा तो आप है तीसरी मेंबर इस ग्रुप की? जजेस आना को ऊपर से नीचे तक देखते हैं। यस सर, माय नेम इज अर्ना बख्शी, आना जजेस को बताती है। ऑक प्लीज स्टार्ट, एक जज बोलता है। तभी बीच में उन जजेस में से एक का फोन बजता है। यस सर, शो सर, इतना बोल के वो फोन काट देता है। मीशा अपनी वॉक स्टार्ट करती है। चेहरे पे स्माइल करते हुए वो वॉक करके उनके सामने जाती है, फिर अपनी जगह आके खड़ी हो जाती है। आना और चाहत काफी नर्वस फील कर रहे थे, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। सारे जजेस में से एक जज मिशा की वॉक खत्म होते ही पूछते हैं, ये डिजाइन किसका आइडिया है? सर हमारी आना का, मिशा तुरंत जवाब देती है। वी लाइक योर डिजाइन्स बट हम आपको एक अलग ऑफर देना चाहते हैं। जजेस आना की तरफ देखते हुए बोलते हैं, क्या आप हमारी डिजाइन्स की नई मॉडल बनेगी? आना हैरान हो जाती है ये सुनकर। अगर आप ये ऑफर लेती है तो हम आपके ये 2 मेंबर को 6 महीने के इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट कर लेंगे, पर आपको हमारी कंपनी की नई मॉडल बनना होगा। जिसको फोन आया था उसने पूछा आना से। चाहत और मिशा ये जैसे ही सुनती है वो आना को इशारा करती है कि वो ये ऑफर ले ले। आना उन दोनों की तरफ देखती है। आना सोचने लगती है कि अगर मैंने मना कर दिया तो मेरी वजह से इन दोनों का भी करियर खराब हो जाएगा, पर उसका सपना मॉडल बनना नहीं था, उसको डिजाइन करने में इंटरेस्ट था। आई एम सॉरी सर, मैं ये ऑफर नहीं ले सकती, आना उन्हें मना कर देती है। ऑक नो प्रॉब्लम, हम आपको 2 दिन का वक्त देते हैं, बाद में अगर आपका मन बदले तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकती है। याद रखिएगा आपके इस ऑफर से आपकी किस्मत तो बदलेगी ही, आपके मेंबर्स का करियर भी बदल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट्स एंड टाइम। इतना कहते हुए वो सब उठकर वहां से चले जाते हैं। मिशा और चाहत आना के पास दौड़ते हुए आते हैं। ये क्या किया तूने, हम सबकी मेहनत पे पानी फेर दिया, एक बार भी नहीं सोचा? चाहत गुस्से में आना से कहती है। इट्स ऑक, अगर उसे नहीं करना तो कोई बात नहीं चाहत, हम नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेंगे, मिशा चाहत को आंखें दिखाती हुए बोलती है। हम दोनों का करियर भी बर्बाद हो गया, मॉडल ही तो बनना था, इसका करियर भी बन जाता इतनी टॉप कंपनी में काम करके, और हमारा भी हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते। चाहत आना को उंगली दिखाते हुए बोलती जा रही थी। चाहत इनफ इज इनफ, तुम्हें पता है आना को मॉडलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो वो क्यों करे, हम कहीं और ट्राई कर लेंगे। मिशा को अब गुस्सा आ गया था चाहत पर। हाँ तुम्हें किस चीज़ की कमी है, तुम्हारे पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है, मेरी ही किस्मत खराब है, चाहत बड़बड़ाते हुए बोलती जा रही थी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है, जो मुंह में आ रहा है बोलते जा रही हो। चाहत और मिशा आपस में ही लड़ने लगे थे। प्लीज बस करो तुम दोनों, क्या हो गया तुम दोनों को? हाँ बोलो, हम लोग एक टीम है और तुम लोग दुश्मनों जैसे लड़ती जा रही हो। चाहत और मिशा एक दूसरे को देख के मुंह बना रही थी। आना ये सब देखकर बहुत उदास हो जाती है और वहां से चली जाती है। कोई था जो उनका ये पूरा प्रेजेंटेशन बैठ के कहीं और देख रहा था, उसने वो कॉल करके उन्हें ये ऑफर देने को कहा था। क्या आना अपने दोनों बचपन के दोस्तों के लिए मॉडल बनने को तैयार हो जाएगी? क्या आना ये ऑफर ले लेगी? कौन था वो जिसने ये ऑफर देने के लिए कॉल किया था? चैप्टर 7, ये दिलकश नहीं कोई और था। दिलकश जोर से चिल्लाता, आना। गाड़ी जोर से ब्रेक लगाती। आना बिल्कुल गाड़ी के सामने होती। गाड़ी की तेज रोशनी उसके ऊपर पड़ती। उसने अपने दोनों हाथों से चेहरा छुपा रखा था, उसकी बस आंखें ही दिख रही थी। ये गाड़ी थी मिस्टर नीरव सेठी की। गाड़ी की जोर से ब्रेक लगने के कारण नीरव भी सीट से टकरा जाता। ये कैसे गाड़ी चला रहे हो तुम? नीरव बहुत गुस्से में ड्राइवर से बोलता। लेकिन जब नीरव अपने आप को संभालते हुए सामने देखता, उसकी आंखें चमक रही थी गाड़ी की तेज रोशनी से, और फिर धीरे धीरे वो अपना हाथ चेहरे से हटाती। नीरव उसे देखता ही रह गया और अचानक बोला, आना। वो अपनी ब्लैक गाड़ी से नीचे उतरता आना के पास जाने के लिए। नीरव के साथ ही सारे बॉडीगार्ड भी नीचे उतरते हैं। सबके हाथ में बंदूकें थी। सब पूरा उन दोनों को घेर के खड़े हो जाते। उससे पहले दिलकश दौड़ के आना को गले लगा लेता। नीरव दोनों को देख के गुस्से में लाल हो जाता और अपने एक बॉडीगार्ड से हाथ में बंदूक लेकर उन दोनों पे तान देता। तब आना की नज़र उस पे जाती और वो दिलकश को अलग करके उसके सामने खड़ी हो जाती। नीरव बहुत ही गुस्से में बंदूक लेके खड़ा रहता, पर जैसे ही आना को सामने खड़ा देखता वो अपनी आंख बंद करता और बंदूक नीचे कर देता।
अपने हाथों से अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता। उसके बॉडीगार्ड दोनों को आपस में अलग करते। कहाँ चली गई थी तुम मुझे अकेला छोड़कर? ऐसे बिना बताए कहीं थोड़ी जाते हैं। एक एक पल मुश्किल था तुम्हारे बिना। नीरव आना के सर पे अपना हाथ फेरते हुए बोलता, मैं नहीं जाना चाहती तुम्हारे साथ। तुम इंसान नहीं हो, तुम एक जानवर हो। मैं उस कैद में नहीं जी सकती। आना रोते हुए नीरव से बोलती। नीरव उसकी बात नहीं सुनता और दिलकश की तरफ चला जाता है। दिलकश को बहुत सारे आदमियों ने पकड़ रखा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे भगाने की? क्या रिश्ता है तुम्हारा और इसका? बोलो, कौन हो तुम? नीरव उसकी तरफ गुस्से में बोलता। छोड़ दो दिलकश को, इसमें उसका कोई कसूर नहीं। वो तो मुझे जानता भी नहीं है। आना नीरव को बोलती। क्या कहा दिलकश? कौन? ये दिलकश कहा है दिलकश? ये दिलकश नहीं है। तो बोलो कौन हो तुम? नीरव दिलकश के एकदम पास आके पूछता। दिलकश उसे अपने सर से उसके सिर पे मारता है और बाकी आदमी लोग जो उसे पकड़ रखे थे उनसे छुड़ाने के लिए अपनी पूरी दम लगा लेता। उन सबको अपने दोनों हाथों को आपस में जोर से हिला देता जिससे वो सारे आदमी वहीं गिर जाते। वहां से दौड़ते हुए आना को पकड़े आदमियों को जोर से किक मारता और आना का हाथ पकड़ के भागने लगता। वहां धुंध होने के कारण उन लोग एक जगह छिप जाते। सब लोग यहाँ वहां ढूंढते लगते। नीरव के माथे से पे गहरी चोट लगी थी। ढूंढो उन लोग, ये कहीं छुपे होंगे, नीरव अपने आदमियों से कहता। दिलकश आना को धीरे से वहां से निकालता और सामने देखता एक बस जाने के लिए रेडी थी। वो जल्दी से छुप छुपाते हुए उस बस में चढ़ जाता। यहाँ सब लोग यहाँ वहां देखते ही रहते हैं। इस तरह वो भाग नहीं सकती। जाओ ढूंढो हर जगह, नीरव सबको बोलता है। उन दोनों बस में बैठ के निकल जाते। ज्यादा धुंध के कारण उन्हें बस भी नहीं दिखती क्योंकि उन लोग रास्ते के उस पार खड़े थे। दिलकश आना को शॉल उड़ा देता। दोनों एक सीट पे बैठ जाते। हाँ बोलो, कितना टिकट काटना है? बस कंडक्टर आके पूछता है। दो, दिलकश बोलता। कंडक्टर टिकट काट कर दे देता है। ये बस शिमला जा रही है, हम बीच में कहीं उतर जाएंगे, दिलकश धीरे से आना से कहता। आना कुछ नहीं बोलती और दिलकश के हाथों में अपना हाथ डाल के उसे जोर से पकड़ लेती। दिलकश देखता है और उसे बहुत अच्छा लगता। वो भी उसके हाथों ले अपना हाथ रख देता और अपनी पलक झपकाते हुए उसे एहसास दिलाता कि मैं हूं तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ नीरव गुस्से से लाल हो रहा होता। तभी उसका फोन बजता। हेलो, वो फिर भगा गई। नीरव फोन पे बोलता। तुम किसी काम के नहीं हो। उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी। कौन था उसके साथ? सामने से फोन पे वो दूसरा आदमी बोलता है। पता नहीं, वो उसे दिलकश बोल रही थी पर वो दिलकश नहीं है। नीरव उसे बताता। क्या दिलकश? ऐसे कैसे हो सकता? तुम यकीन के साथ कह सकते हो वो दिलकश था? सामने वाला नीरव से पूछता। नहीं, वो दिलकश नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। नीरव ने उसे बताया। तो वो उसे दिलकश क्यों बोल रही थी? पता करो कौन है वो। सामने वाला नीरव को ऑर्डर देता और फोन काट देता। ये दिलकश नहीं तो कौन था? वो सब उसे दिलकश बोलने से मना क्यों कर रहे थे? आरना दिलकश के कंधे पे अपना सिर टिका के सो जाती। दिलकश उसे देखता। वो बहुत ही मासूम दिख रही थी, सोते हुए जैसे कोई छोटी सी बच्ची इस दुनिया से बेखौफ सो रही थी। दिलकश हाथों से उसके चेहरे पे आ रहे उसकी बालों को हटाता। वो फिर खिड़की से बाहर देखता, शायद कोई गांव आने वाला है। वो सोचता यही उतर जाते हैं, इतने छोटे गांव में हमें कोई नहीं पहचानेगा। भैया बस रोकना, दिलकश हाथों से इशारा करके कंडक्टर को बोलता। अरे क्या हो गया भाई? कंडक्टर चिल्लाते हुए पूछता। आना उठो, हमें यही उतरना है। दिलकश आना को उठाता है। आना उठ जाती और अपने शॉल को अच्छे से ओढ़ के दिलकश के साथ चलने लगती। अरे कहा भाई, यहाँ कहाँ उतरेंगे? कंडक्टर पूछता है। हम यही उतरना है, यहाँ किसी से मिलना है, हमें अभी याद आया, दिलकश कहता। फिर दोनों बस से उतर जाते। बड़े बड़े पहाड़, उस पे बर्फ जमी हुई, बादल पहाड़ों पे कहीं कहीं दिख रहे थे। इतना सुंदर नज़ारा जैसे ये हकीकत ना हो। आना उस नज़ारे को देखती और देखती ही रहती है। कितनी सुंदर है हमारी धरती, ये पहाड़, नदियाँ, आसमान, मानो कोई सपना हो। मुझे तो ये सच लग ही नहीं रहा। आना उन नज़ारा को देख के बोलती है। हाँ सही कहा तुमने, काश ये एक सपना ही होता और हम इस सपने से बाहर ही नहीं आते। दिलकश भी उन नज़ारा को देखते हुए बोलता है। आना दिलकश को देखती, अचानक उसकी नज़र दिलकश के हाथों पे जाती। अरे तुम्हारे हाथ में तो चोट लगी है। आना उसके हाथ अपने हाथों में लेके बोलती है। ये तो बहुत मामूली चोट है, दिलकश अपना हाथ झटका के बोलता है। तभी आना अपने दुपट्टे से छोटा सा फाड़ के उसके हाथों में बांधने लगती है। दिलकश बस उसे देखता ही रहता है, फिर अपने हाथों से उसके चेहरे पे अपना हाथ फेरता है। आना भी उसे देखती है। वो दोनों धीरे धीरे उसके दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर दोनों मदहोश होने लगते हैं। दोनों के होंठ आपस में बहुत पास आ जाते हैं। दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। दिलकश आना के कमर में अपना हाथ रखता है, उसे अपने सीने से लगा लेता है। आना के हाथ दिलकश के सीने में थे जो उसकी धड़कनों को साफ महसूस कर सकती थी। दिलकश आना को अब किस करने ही वाला था, तभी आना उससे अलग हो जाती है। दिलकश समझ नहीं पता। आई एम सॉरी, दिलकश बस इतना ही बोलता है। हमें आगे चलना चाहिए, आना आगे चलते हुए बोलती है। फिर आना आगे आगे और दिलकश उसके पीछे पीछे चलने लगता है। ठंडी हवाएं चलने लगी थी, हल्की हल्की धुंध भी होने लगी थी। आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, बहुत दूर से धुआं नजर आ रहा था। शायद आगे कुछ लोग होंगे, ऊपर देखो धुआं नजर आ रहा है, क्या पता वहां लोग होंगे, हमें मदद मिल जाएगी, आना दिलकश से बोलती है। दिलकश और आना आखिर वहां तक पहुंच ही जाते हैं। सामने एक पूरा गांव बसा हुआ था। वो दोनों ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। दोनों जल्दी से गांव के अंदर जाते हैं। एक बुजुर्ग इंसान वहां आग जला के बैठ के हुक्का पी रहा था। दादाजी क्या हम भी यहाँ बैठ जाए? दिलकश उनसे पूछता है। हाँ हाँ बैठो, ठंड बहुत ज्यादा है। तुम लोग कौन हो? यहाँ के तो नहीं लगते, कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है? वो बुजुर्ग उनसे पूछता है।
दिलकश और आना एक दूसरे को देखते हैं। दादाजी, हमारी बस छूट गई थी तो चलते चलते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमें बस ये रात निकालनी है, कल सुबह हम यहाँ से चले जाएंगे। आना उन्हें बताती है। अच्छा, अरे ओ सुनती हो? बुजुर्ग अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है। हाँ आई, क्या हुआ? एक बुजुर्ग सी औरत बाहर आती है। वो उन दोनों को देखती है। ये बेचारे दोनों रास्ता भटक गए हैं, आज की रात यही रुकेंगे। तुम इन दोनों के रहने का बंदोबस्त कर दो, और हाँ, खाने के लिए भी। वो बुजुर्ग अपनी पत्नी से कहता है। अरे नहीं, आप इतनी तकलीफ मत कीजिए, हमें बस एक रहने की जगह दे दीजिए, बस इतना ही बहुत है हमारे लिए। दिलकश उनसे कहता है। आओ बेटा, कोई बात नहीं, अंदर आओ। वो बुजुर्ग औरत दोनों को अपने झोपड़े के अंदर ले जाती है। झोपड़े के अंदर दो रूम दिख रहे थे जो आपस में डंडों के सहारे लगे हुए थे। वो उन्हें अंदर वाले कमरे में ले जाती है। वहां अंदर एक ही गद्दा रखा हुआ था। तुम दोनों यही सो जाना, आज की रात, ठीक है ना? वो बुजुर्ग औरत उनसे बोलती है। लेकिन हम, आना कुछ कहने ही वाली थी, उसकी बात बीच में काटते हुए दिलकश बोल पड़ता है। जी धन्यवाद आपका। फिर वो औरत वहां से चली जाती है। हम एक ही गद्दे में कैसे सोएंगे? तुमने उन्हें बोला क्यों नहीं हमें एक और चाहिए? आना दिलकश से बोलती है। धीरे बोलो, हम लोग होटल में नहीं आए हैं। शुक्र करो हमें रहने की जगह मिल गई, वरना इतनी ठंड में बाहर बर्फ बन जाते। और तुम सो जाना गद्दे में, मैं यहाँ बैठ के सो जाऊंगा। दिलकश आना को समझाते हुए बोलता है। आना गद्दे पे लेट जाती है, उसमें एक कंबल भी रखा होता है। वो उसे ओढ़कर लेट जाती है। दिलकश उसके बगल में ही कंबल अपना ओढ़कर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वो बुजुर्ग औरत अंदर आती है। अरे तुम दोनों अलग क्यों सो रहे हो? पति पत्नी ऐसे अलग नहीं सोते, प्यार कम होता है। तुम दोनों की नई नई शादी हुई है क्या? चलो उठो वहां से और अपनी पत्नी के साथ सो जाओ। आना तब तक सो चुकी होती है। आप गलत समझ रही है, हम पति पत्नी नहीं है। दिलकश धीरे से उन्हें बोलता है। अच्छा, मतलब आपस में झगड़ा हुआ होगा तभी ऐसा बोल रहे हो? ये आजकल के लोग भी जरा सी बात पे नाराज हो जाते हैं। पति पत्नी का रिश्ता बहुत अनमोल होता है, उसे ऐसे ही नहीं समझना चाहिए। चलो अब साथ में सो जाओ, वो उसे डांटते हुए बोलती है। दिलकश उन्हें ऐसे डांटते हुए देखकर अपनी दादी माँ की याद आ जाती है कि बचपन में जब वो खाने के लिए मना करता था तब दादी भी उसे ऐसे ही डांट देती थी। दिलकश वहां से उठकर आना के साथ लेट जाता है। फिर वो बुजुर्ग औरत उन्हें हाथों से आशीर्वाद देकर चली जाती है। दिलकश भी आंख बंद करके लेट जाता है और उसे भी कब नींद लग जाती है पता ही नहीं चलता। आना पीछे मुड़ती है और वो नींद में होती है। दिलकश के ऊपर हाथ रख के सो जाती है। सुबह हो जाती है, चिड़िया के चहकने की आवाज आने लगती है। आना की नींद खुलती है। वो अपनी आंखें खोलती है और देखती है उसका सिर दिलकश के सीने में रखा हुआ है और उसके हाथ उसे पकड़ के सोए हुए है। दिलकश का हाथ आरना के ऊपर है जो उसे पकड़ा हुआ है। उसे एहसास होता है वो उसके ऊपर सोई हुई है। वो एकदम से उठने की कोशिश करती है पर दिलकश उसे और कसके पकड़ के सो जाता है। वो दिलकश को जोर से हिलाती है, पर उसकी पकड़ इतनी पक्की थी कि आना हिल भी नहीं पा रही थी। अब आना को कुछ नहीं सूझता और वो उसके हाथों में जोर से काट देती है। दिलकश जोर से चिल्लाता है। आना झट से उठ जाती है। बुजुर्ग औरत अंदर आती है। क्या हुआ? वो अंदर आके दोनों को देखकर बोलती है। नहीं, वो चूहा था जो इनके ऊपर से चला गया, आना जल्दी से बोलती है। दिलकश अपने हाथों को देखता है, वह उसके दांतों के निशान बन जाते हैं। पर यहाँ तो कोई चूहा नहीं है। वो बुजुर्ग औरत यहाँ वहाँ देखने के बाद बोलती है। हाँ बस यही था, आप परेशान मत होइए, सब ठीक है। दिलकश उनको बोलता है। तुम लोग बाहर आ जाओ, मैंने तुम लोग के लिए गरम गरम नाश्ता बनाया है, उन दोनों से बोलती है वो औरत। जी हम आते हैं, दिलकश उनसे कहता है। फिर वो औरत बाहर जैसे ही जाती है, आरना दिलकश के सीने से कपड़ों को पकड़ के उसके पास आके बोलती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साथ सोने की? क्या है तुम्हारे मन में, अच्छे बनने का ढोंग कर रहे हो तुम? बोलो बोलो। दिलकश कुछ नहीं कहता और अपने कपड़े उसके हाथ से छुड़ा के खड़ा हो जाता है। तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम मेरा फायदा उठाना चाहते हो ना, जब भी मैं अपने होश में नहीं होती हूँ। आना उसे बोले जा रही थी। अपने फायदे की बात सुनकर दिलकश को गुस्सा आ जाता है। वो एकदम से पीछे मुड़कर आना को धकेलते हुए उसे पीछे तक ले जाता है और उसके सामने अपने दोनों हाथ टिका देता है और उसे गुस्से भरी निगाहों से देखता है। तो यही तुम्हारी सच्चाई है, अपनी ताकत का अंदाजा दिखाना कि तुम कितने ताकतवर और मैं अबला नारी? आना उसकी आंखों में देखते हुए बस बोली जा रही थी। दिलकश उसके मुंह पे अपना हाथ रख देता है। तुम्हारा और मेरा रिश्ता बहुत पाक है, जिसे मैं और मेरा खुदा जानता है। आज के बाद ये फायदा वाली बात मत करना। दिलकश आना को ये बोल के वहां से निकल जाता है। आना वहां थोड़ी देर खड़ी रहती है, अपने आप को संभालती है और बाहर आ जाती है और सबके साथ बैठ जाती है। अब तो तुम दोनों का झगड़ा सुलझ गया होगा है ना? बुजुर्ग औरत दोनों को हंसते हुए पूछती है। झगड़ा? कैसा झगड़ा? आना हैरानी से सबको देख के पूछती है। अरे तभी तो तुम दोनों अलग सो रहे थे, मैंने देखा तो इसको जबरदस्ती तुम्हारे साथ सोने बोला, वरना तो ये बेचारा वहां ठंड में कांप रहा था। ये तो सोने को तैयार ही नहीं था। फिर मैं समझ गई जरूर झगड़ा हुआ होगा। पति पत्नी में तो झगड़े होते रहते हैं, पर अपनी पति का ख्याल रखना चाहिए बेटा, आना को देखते हुए बोलती है। आरना दिलकश को देखती है और सब समझ जाती है। उसने ये क्या किया, खामखा उसे इतना सब कुछ बोल दिया। आरना दिलकश से नजरें नहीं मिला पा रही थी, ऊपर से उसकी वो बातें जो उसने बोली थी, सब उसके दिमाग में घूम रहा था। कहाँ खो गई बेटा? तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, सब ठंडा हो गया, जल्दी से खा लो, तुम लोग की बस आती ही होगी। बुजुर्ग औरत आना से बोलती है। बस? आरना पूछती है। हाँ तुम लोग को मनाली जाना है ना? मुझे बेटे ने बताया, अभी आधे घंटे में बस आ जाएगी, वो बुजुर्ग औरत बताती है। आरना फिर दिलकश को देखती है कि इसे मेरा इतना ख्याल है कि ये नहीं भूला कि मुझे मनाली जाना है। पर अब दिलकश उसे एक बार भी नजर उठा के नहीं देखता। उनकी बस का समय हो जाता है। वो बुजुर्ग उन्हें खाने का सामान और कुछ गर्म कपड़े भी देते हैं। आपने हमारा बहुत ख्याल रखा, हम यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आपको देखकर मुझे अपनी दादी याद आती है। दिलकश ये कहते हुए उन्हें अपने गले लगा लेता है।
आरना ये सब देखती है। ये इंसान कौन है, कभी शोलो जैसे भड़क जाता है तो कभी पानी की धारा जैसे बह जाता है। पर जो भी है ये अपने नाम जैसा ही है, दिलकश। दिलकश उन बुजुर्ग पति पत्नी को बहुत सारे पैसों की गद्दी देता है। आरना ये देख लेती है और हैरान हो जाती, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। उनकी बस आती है, दोनों बस में चढ़ जाते हैं, फिर जाके सीट पे बैठ जाते हैं। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? कौन हो तुम? कहाँ से आए इतने पैसे? कहाँ से भागे हो तुम? क्या किसी के घर से चोरी किए हैं तुमने? आना दिलकश को सवाल पे सवाल पूछे जा रही थी। आखिर दिलकश के पास इतने पैसे कहाँ से आए? दिलकश क्या छुपा रहा था आरना से? चैप्टर 8। अब हम दोस्त नहीं। फ्लैशबैक। क्या तुमने अभी तक वो मशीनों का काम स्टार्ट नहीं किया? तुम्हारे पास 2 दिन का समय है। उन मशीनों को कैसे भी चालू करो। हम ये मजदूरों के कहने पे काम करेंगे। अब तुमसे जितना कहा जाए उतना करो। और फोन काट दिया। ये है इंडिया के टॉप कपड़ों के फैक्ट्री के मालिक मिस्टर जयराज ग्रोवर। इनकी कपड़ों की कीमत आसमान छूती है। इनको बेस्ट मटेरियल, बेस्ट कॉस्ट्यूम, बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिल चुका था। ये बहुत ही घमंडी इंसान थे, पर दुनिया के सामने ये उतना ही अपने आप को शरीफ दिखाते थे। आज उनको अवार्ड मिलना था। रंग गोरा, कद काफी ज्यादा, आंखों में चमक, बड़ी बड़ी मूंछें, कोट पंत पहने, हाथों में सिगरेट का सिगार और मुंह से धुआं उड़ाते हुए अपने घर से बाहर जैसे ही निकले। सर प्लीज एक सवाल है आपसे, आज आप इतने बड़े फैक्ट्री के मालिक हैं, आपको ये 5वां अवार्ड मिलने वाला है, पर हमें खबर मिली है कि आपके वकज आपसे नाखुश है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा। देखिए, थोड़ी ऊंच नीच तो चलती रहती है, पर मेरे वकज मेरा परिवार है, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हंसते हुए मिस्टर ग्रोवर वहां से हाथ हिलाते हुए निकल जाते। रिपोर्टर बस उनको सर सर करते रह जाते। पीछे पीछे उनके सारे बॉडीगार्ड भी निकल जाते। 4 गाड़ी आगे, 4 गाड़ी पीछे और बीच में ग्रोवर की गाड़ी। इनका काफिला बड़ी रफ्तार से वहां पहुंचता जहां ये अवार्ड फंक्शन होने वाला था। गाड़ी का दरवाजा एक बॉडीगार्ड खोलता। मिस्टर ग्रोवर अपनी गाड़ी से उतरते। वहां भी बहुत सारे रिपोर्टर्स खड़े थे। मिस्टर ग्रोवर हाथ जोड़ते हुए बाहर निकले। आप सबका धन्यवाद जो आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया, बस इतना बोलते हुए वो अंदर चले गए। सर, आपके वकर्स हड़ताल करने वाले हैं, क्या ये आपको मालूम था? उनका कहना है आप पुरानी जंग लगी मशीन लगाते हैं, जिससे वकर्स के जान को खतरा हो सकता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? एक रिपोर्टर चिल्लाते हुए बोला। मिस्टर ग्रोवर के साथ उनका बहुत ही वफादार बॉडीगार्ड था। उसने उसके कुछ कान में बोला। वो बॉडीगार्ड रिपोर्टर्स की तरफ आया और कहा, देखिए, आज उनका बहुत बड़ा दिन है। हम नहीं चाहते कि कोई भी बात ऐसी फैले जो उनके लिए सही नहीं है, और ऐसी कोई भी बात नहीं है। इतना बोल के वहां से अंदर चला गया। ये तो सरासर झूठ है। ये अपने वकस का साथ नहीं देते। हम इसकी सच्चाई पूरी जान के रहेंगे। ऐसा कहते हुए वो रिपोर्टर्स भी वहीं बैठ गए। अंदर हाल में सब आके बैठ जाते हैं। मिस्टर ग्रोवर सबसे सामने बैठे होते हैं, जहां सारे बिजनेसमैन बड़े बड़े बैठे होते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो हमेशा की तरह हमारे हम सबके, जिन्होंने हमेशा बेस्ट काम किया, अपने काम की पूजा की है, जिनकी कपड़ों की डिमांड हर जगह है, तो ये अवार्ड इस बार भी उनके ही नाम है। वेलकम करते हैं, बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर गोज टू मिस्टर जयराज ग्रोवर। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। मिस्टर ग्रोवर स्टेज पे आते हैं, अब अवार्ड लेते हैं। सर प्लीज 2 शब्द हम सब के लिए, होस्ट उन्हें बोलता है। थैंक यू सो मच, ये अवार्ड मेरी मेहनत, मेरा जज्बा, मेरा खून पसीना और आप सबका आशीर्वाद है। मैंने जो कुछ भी किया सब भगवान की दया है। आज मैं यहाँ आप सब लोग को एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। ग्रोवर सबको बहुत खुशी से बता रहे थे। सब लोग आपस में बात करने लग जाते हैं। आज मैं यहाँ अपने कंपनी का CEO अनाउंस करना चाहता हूँ। सो प्लीज वेलकम माई सोन मिस्टर हृदय ग्रोवर। जयराज अपने बेटे की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं। तो ये उनके बड़े बेटे हृदय ग्रोवर जो उनका इस बिजनेस में साथ देते हैं। हृदय वही सामने सीट पे बैठ होता है। रंग गोरा, कद 6 फीट, बाल एकदम जेल से सेट, आंखें उसकी भूरी रंग की, दाढ़ी ट्रिम एकदम, व्हाइट शर्ट, ग्रीन कोट पेंट, हाथों में रोलेक्स घड़ी, पैरों में ऑक्सफोर्ड के ब्राउन शूज पहन रखे थे, जैसे कोई मॉडल चल के स्टेज पे जा रहा हो। सब लोग बस उसे देखते ही जा रहे थे। थैंक यू सो मच डैड, आई विल प्रॉमिस। जैसे डैड ने इस बिजनेस को इतना ऊंचा उठाया, मैं भी इसको और ऊंचा उठाऊंगा। इतना कहके वो ग्रोवर के गले लगता है और दोनों अवार्ड लेके हाथों से ऊपर करते हैं। सब लोग तालियां बजा रहे होते हैं। डैड, मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। आई एम रियली सॉरी, वो ग्रोवर के कान में कहता। तुम्हें पता भी है मेरे लिए ये कितना जरूरी है, और तुम्हें कहाँ जाना है? तुम्हें बस अय्याशी करनी है। तुम इस वक्त कहीं नहीं जा सकते, समझे तुम? मिस्टर ग्रोवर उसे थोड़े गुस्से में बोलता है, पर हृदय उनकी बात सुने बिना वहां से निकल जाता। सब लोग देखने लग जाते हैं। मिस्टर ग्रोवर सबको हंसते हुए बस हाथ ही हिलाते रहते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और वो स्टेज से नीचे उतर जाते हैं। उनकी नज़र किसी पे पड़ती है और वो उसके पास जाके बोलते हैं, मैंने तुमको मना किया था ना, ये लो क्लास लोगों को यहाँ मत लाया करो, इससे हमारी वैल्यू डाउन होगी। तुम कब समझोगी? तुम्हारे अच्छे होने का ये लोग फायदा उठते हैं। मिस्टर ग्रोवर बात कर रहे होते हैं अपनी छोटी बेटी मिशा ग्रोवर से, जो वही अपने दोस्तों के साथ बैठ के खाना खा रही थी। डैड प्लीज, ये लोग मेरे दोस्त हैं, आप इनकी ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते, और ये लोग इन अमीर लोगों से तो बहुत ही अच्छे हैं जो सामने कुछ और पीछे कुछ बोलते हैं। चलो गाइस, हम कहीं और चल के खाते हैं। मिशा अपने डैड से बोलती हुई वहां से निकल जाती। उफ, क्या करूं मैं अपने दोनों बच्चों का, एक भी लायक नहीं मेरे इस बिजनेस के लिए। ऐसा कहते हुए मिस्टर ग्रोवर वहां खड़े दूसरे लोगों से मिलने लगते हैं। मैंने कहा था तुम्हारे डैड को हमारा यहाँ आना पसंद नहीं आएगा, तुम जबरदस्ती हमें यहाँ ले आई। ये थी मीशा की दोस्त आना, जो उसे उदास होते हुए बोलती है, अरे छोड़ ना यार, तू इतना क्यों इमोशनल है? मीशा तो हमें अपना अच्छा दोस्त मानती है, फिर हमें किसकी क्या जरूरत है ना मीशा? तो ये है चाहत, मीशा को हंसते हुए बोलती है।
कम ऑन चिल यार, सच में इतना मत सोचो, मैं हूं ना, फिर क्या गम है। मीशा और चाहत आपस में ताली मारते हुए हंसते हैं। ये तीनों बचपन की दोस्त है जो हमेशा साथ में रहती थी। मीशा बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। उसे अपने पैसे का कोई भी घमंड नहीं था। वो दिल से उन दोनों को अपना दोस्त मानती थी। पर उसके डैड मिस्टर ग्रोवर अपने बेटे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। इसलिए उसने बचपन से ही कोई छोटा मोटा जॉब नहीं करना चाहती थी। उसे कुछ बड़ा करना था अपनी लाइफ में। इसलिए उसने फैशन के करियर को चुना था। वो बहुत बड़ी मॉडल बनना चाहती थी। पर उसके डैड को ये पसंद नहीं था। वो उनसे चुपके इस करियर में आगे बढ़ना चाहती थी। चाहत एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। उसकी फैमिली में एक छोटी बहन आयरा और माँ शीतल देवी रहती थी बस। चाहत को पहले से ही नए नए ड्रेसेज पहनने का शौक था। वो भी फैशन की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहती थी। उसके शौक बहुत बड़े और सपने भी बड़े बड़े थे। वो बचपन से ही महंगे कपड़ों का शौक था पहनने का। उसकी माँ एक टॉप स्कूल की प्रिंसिपल थी। और हमारी आरना वो एक सीधी साधी सी लड़की थी। उसकी फैमिली में उसके पिताजी चंद्र कुमार बख्शी, एक भाई व्योम और छोटी बहन नित्या थी। उसके पिताजी मिस्टर ग्रोवर के यहाँ सुपरवाइजर का काम करते थे। चंद्र कुमार बख्शी बहुत ही ईमानदार और अपना काम बहुत ही अच्छे से करते थे। सब वर्कर्स उनकी बहुत तारीफ करते थे। मिशा, चाहत और आना तीनों बचपन के दोस्त थे। घर भी आना जाना लगा रहता था। सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। मिशा की फैमिली को ज़्यादा इन लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं था, पर मिशा अपने दोनों दोस्तों से बहुत प्यार करती थी। मिस्टर ग्रोवर वहां से बाहर निकलते हैं। सारे रिपोर्टर्स वही बैठे थे। उनको देखते ही वो जल्दी से अपनी कार में बैठ जाते। सब रिपोर्ट्स उनकी कार को घेर लेते, पर वहां सारे बॉडीगार्ड उनको हटा के उनके लिए रास्ता बना देते हैं और उनकी कार वहां से निकल जाती है। हृदय ग्रोवर अपनी कार में, सर आपकी दुबई के लिए फ्लाइट रेडी है, एक बॉडीगार्ड हृदय ग्रोवर को बोलता है। एयरपोर्ट ले चलो, हृदय अपने ड्राइवर से बोलता है और वो दुबई के लिए निकल जाता है। हृदय ग्रोवर, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, वो बस अपने बाप के पैसों को अपने अय्याशी में उड़ाता था। उसने अपने बिजनेस के अलावा भी उसके बहुत सारे होटल्स भी थे जहां वो अपने मौज मस्ती के लिए जाता था। उसे अपने बाप के बिजनेस में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। मिस्टर जैरास ग्रोवर अपने ऑफिस पहुंचते हैं और वहां पहुंचते ही वो देखते उनके फैक्ट्री के सभी वर्कर्स हड़ताल के लिए बाहर बैठे थे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, वहां बैठे सभी लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। मिस्टर ग्रोवर अपनी कार से उतरते और वहां से उन लोग को देखकर भी अनदेखा करके निकल जाते। अपने ऑफिस में अंदर जाते, अपना कोट उतार के अपने चेयर पे रख के बैठ जाते हैं और रिमोट से टीवी का बटन दबाते हैं। हमारी मांगे पूरी करो, सब लोग जोर जोर से बोल रहे थे। तभी ग्रोवर की नजर जाती है एक आदमी पे और वो था चंद्र कुमार बख्शी। अच्छा, तो ये है इनका लीडर। इतनी हिम्मत इसी ने दी है। इन 20 सालों में कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे खिलाफ कुछ भी बोलने की। इसे मेरे सामने लाओ अभी की अभी, ग्रोवर चिल्लाते हुए बोलता। वहां खड़ा उनका वफादार बॉडीगार्ड जिसका नाम मनोहर उसे इशारा करता है। वो तुरंत बाहर जाता है और वहां जाके इशारे से बख्शी को बुलाता है। बख्शी सबको शांत होने बोलता है। हमें लगता है मिस्टर ग्रोवर हमारी बात सुनने के लिए तैयार है, आप सब लोग यहाँ मेरा इंतजार करिए। इतना कहते हुए वो उस बॉडीगार्ड के साथ अंदर चला जाता है। बाकी सब लोग शांत होकर वहां बैठ जाते हैं। मिस्टर ग्रोवर टीवी में देखता है कि बख्शी के एक बार बोलने से ही सब वर्कर्स शांत होकर बैठ गए। वो अपनी सिगार निकालता और उसे जला के पीने लगता। अरे आओ आओ अंदर मिस्टर बख्शी बैठो, क्या पियोगे, चाय, काफी या विस्की? ग्रोवर काफी खुश होकर पूछता। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, आपको मालूम है मैं यहाँ क्यों हूँ? बख्शी उसे गुस्से में बोलता। आप कौन? आप? हम दोनों तो जिगरी दोस्त हैं ना, क्यों चंदू बोलो? ग्रोवर उसे गहरी निगाहों से देखते हुए बोलता। हमारी दोस्ती अब वैसी दोस्ती नहीं है। मैं यहाँ काम करता हूँ, आप मेरे बॉस है और मैं यहाँ का वर्कर। बख्शी उसकी आंखों में देखते हुए बोलता। बचपन की दोस्ती को कौन भुला सकता है भला? याद नहीं बचपन में हम आम तोड़ने जाते थे और हमेशा तुम्हें मार पड़ जाती थी। इतना कहते हुए ग्रोवर जोर जोर से हंसने लगता। आप हमारी मांगे पूरी कर दीजिए सर, मैं यहाँ बहुत उम्मीद से आया हूँ। उन मशीनों से वर्कर्स की जान भी जा सकती है, वो बहुत पुराने हो गए हैं, कभी भी उनमें कुछ भी हो सकता है। बख्शी ग्रोवर की बात को काटते हुए बोलता है। अच्छा, तो तुम मुझे बताओगे कि मुझे अब काम कैसे करना है? इतने सालों से उन मशीनों में कोई डिफेक्ट नहीं निकला तो तुम कैसे कह सकते हो कि वो चलने लायक नहीं? ग्रोवर टेबल पे हाथ पटकते हुए बोलता है। क्योंकि मैंने भी यहाँ अपने 15 साल निकाले हैं और मैंने उन मशीनों में काम किया है। उन मशीनों को बदलना ही होगा। बख्शी भी जोर से दम से उसे बोलता है। कोई मशीन नहीं बदलेगी, तुम लोगों को उसी पे काम करना होगा। और हाँ, तुम्हारी बेटी आना कैसी है? आज ही तो मिला था उससे मैं, बहुत बड़ी हो गई है, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। ग्रोवर हंसते हुए बख्शी से कहता। मेरी बेटी से दूर रहना तुम, बख्शी उसे उंगली दिखाते हुए बोलता। तुम्हारी बेटी? अच्छा, तुम्हारी बेटी कब से हो गई वो बोलो चंदू, ग्रोवर उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता। बख्शी कुछ नहीं बोल पाता, अपना सिर झुका के खड़ा होता है। अगर तुमने बाहर जाके वर्कर्स को दोबारा काम पे जाने के लिए नहीं बोला तो तुम्हारा गहरा राज तुम्हारी बेटी को पता चल जाएगा। ग्रोवर बख्शी को ब्लैकमेल करते हुए बोलता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बख्शी ग्रोवर के कॉलर को पकड़ के बोलता है। मेरी कितनी हिम्मत है वो तुम अच्छे से जानते हो, ग्रोवर अपनी कॉलर को जोर से झटका के बोलता है। अपनी कॉलर को ठीक करते ग्रोवर बख्शी से कहा, जाओ जितना बोला है वो जाके करो। बख्शी अपने आप को हारा हुआ समझता है और वहां से बाहर निकलता है। सब लोग उसे देखते और दौड़ के उसके पास आके पूछा, क्या हुआ सर, क्या हम जीत गए? बोलिए न सर, क्या हुआ, क्या वो मान गए? दूसरा आदमी ने कहा उनसे। बख्शी थोड़ा हिम्मत जुटाते हुए उन सभी से कहा, हाँ मैंने उनसे बोला है, उनने कहा है कि वो बहुत जल्दी ही नई मशीनों का इंतजाम करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपने काम पे लौट जाए। बख्शी हाथ जोड़कर सबको बोलता है।
बख्शी उस राज को नहीं चाहता था कि आना को पता चले, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो वो ये दर्द कभी सहन नहीं कर पाएगी और उसे भी कभी माफ नहीं कर पाएगी। आज उसने जिंदगी में पहली बार अपने वक़्त से झूठ बोला था। उसे इस बात का बहुत पछतावा था। क्या गहरा राज था बख्शी और ग्रोवर का? क्या होगा जब वक़्त को पता चलेगा कि बख्शी ने सबसे झूठ बोला था? क्या आना बख्शी चंद्र कुमार की असली बेटी नहीं थी? चैप्टर 9, बस अब मैं करना चाहती हूँ। सब वक़्त खुश थे कि उनको अब नई मशीनें मिलेंगी काम करने को, और सब अपने काम पे वापस लौट गए। चंद्र कुमार बख्शी ने आज इतना बड़ा झूठ बोला था। ऑफिस के अंदर बैठा ग्रोवर सब देख रहा था कि सब वर्कर्स काम पे वापस चले गए। ये हुई ना बात, जयराज तुझसे बड़ा बिजनेस कोई पैदा हुआ ही नहीं आज तक। इतना कहते हुए वो जोर से हंसने लगा। वहीं बख्शी अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। उसने जो आज किया उसका खामियाजा उसे जरूर भुगतना पड़ेगा। बख्शी अपने केबिन में जाके बैठ गया। तभी एक वर्कर उसके पास आया और हाथ जोड़कर कहा, साहब आपने हमारी जिंदगी बचा ली, हमारा परिवार आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। इतना कहते हुए वो रोने लगा। बख्शी के आंखों में भी आंसू थे। अपना चश्मा उतारा और कहा, आप लोग ही मेरा परिवार हो, मैं आप लोगों के लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? आप लोग अपना काम करते रहिए, मेरे होते हुए आप लोगों को कुछ भी नहीं हो सकता। बख्शी ने उस आदमी के हाथों को पकड़ के कहा, आप सब मिलकर काम करिए, जब तक हम सब साथ हैं हमें कोई तोड़ नहीं सकता। उस वर्कर ने बख्शी को हाथ जोड़ा और अपने काम के लिए चला गया। बख्शी की आंखों में अब भी आंसू थे। ये मैंने आज क्या किया? इन लोग के साथ मैंने विश्वासघात किया। मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं ग्रोवर को जीतने नहीं दूंगा। बख्शी का आज काम में मन नहीं लग रहा था। उन्होंने अपना बैग उठाया और ऑफिस से घर की तरफ निकल गए। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये ऑफर मेरी जिंदगी बदल देगा, पर मेरे दोनों दोस्तों के लिए ये उनकी जिंदगी बदल देगा, पर मैं ये नहीं करना चाहती। आना अपने ही मन में बोले जा रही थी। नित्या आना की छोटी बहन जो अभी अपने कोचिंग से घर आई थी, आना को ऐसे देख के पूछा, क्या हुआ दी, आप किन ख्यालों में खोई हुई थी? जब से कॉलेज से आए हैं अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकले। रंग गोरा, आंखें छोटी छोटी काली मासूम सी, बाल उसके कंधे तक, बहुत ही मासूम सा चेहरा जिसको देखकर बस प्यार करने का मन करे। आना एकदम से चौंक जाती और फिर हड़बड़ाते हुए नित्या से पूछा, क्या क्या कहा तुमने? मैं वो बस यूं ही कुछ सोच रही थी। तुम बताओ आज स्कूल कैसा रहा तुम्हारा? पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? नित्या अपने बेड पे जोर से गिर के बोली, बस बढ़िया चल रही। अभी तो एग्जाम स्टार्ट होंगे, उसी की तैयारी में लगी हूँ। मुझे बहुत भूख लगी, आप कुछ बना के खिला दे दी। आना अपने बेड से उतर के जाने लगी और बोली, हाँ रानी साहिबा के लिए अभी बना कर लाती हूँ। और हंसते हुए वहां से निकल जाती रसोई घर की तरफ। आना रसोई घर में खाना बना रही थी, तभी दरवाजे पे किसी ने खटखटाया। नित्या दौड़ के गई और दरवाजा खोला। सामने उसके पिताजी चंद्र कुमार थे। अरे आज आप जल्दी आ गए? नित्या ने हैरानी से पूछा। बख्शी उसे बिना कुछ बोले अंदर चले गए अपने रूम की तरफ। नित्या उन्हें ऐसे हैरानी से देख के कहा, अरे इन्हें क्या हुआ? पहली बार बिना कुछ पूछे अंदर चले गए। रसोई घर से आवाज आई, कौन है नित्या? नित्या ने जोर से कहा, बाबा आए हैं दी। बख्शी अंदर से टूट चुके थे। बस वहीं ग्रोवर की बातें उन्हें अंदर तक खाई जा रही थी। यही सोच रहे थे, अगर कल को वकस को ये पता चल गया कि मैंने उनसे झूठ बोला तो उनका विश्वास मुझसे उठ जाएगा। तभी आरना उनके कमरे में आए और कहा, बाबा आप जल्दी आ गए, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आरना बख्शी के माथे पे हाथ रख के पूछा। बख्शी आरना को देख के अपना हाव भाव बदल के हंसते हुए कहा, अरे हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ है मुझे? बस आज काम थोड़ा ज्यादा था तो मैं घर आ गया। फिर नित्या भी रूम के अंदर आ गई। दोनों बख्शी के कंधे पे सिर रख के बैठ गई। आरना ने थोड़ा धीमे से बख्शी से कहा, बाबा आप अपना ख्याल नहीं रखते। अब आपकी उम्र हो गई, आप घर में आराम करें। मैं हूं ना, मैं जॉब करूंगी, आप किसी बात की चिंता मत करें। बख्शी आना के सर पे हाथ फेरते हुए कहा, तुम तो अभी छोटी बच्ची हो मेरी, तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। अरे हाँ आज तुम्हारा प्रेजेंटेशन था ना, क्या हुआ उसका? तुम सिलेक्ट हो गई। आरना कुछ समझ नहीं पाई वो क्या बोले अपने बाबा से, पर फिर भी कुछ तो उन्हें बताना ही था। थोड़ा सोचते हुए कहा, हाँ बाबा वो अभी नहीं हुआ आज काफी भीड़ थी तो हम लोग की बारी ही नहीं आई। जब भी होगा मैं आपको जरूर बताऊंगी। आप आराम करें, मैं आपके लिए बढ़िया सी चाय लेके आती हूँ। इतना कहते हुए वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। बख्शी हंसते हुए फिर नित्या से कहा, और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किसी चल रही? नित्या भी एकदम से खड़े होके कहा, अरे आप तो मेरी चिंता ही मत कीजिए, मैं पूरे नंबर से पास होंगी, देखना आप। बख्शी ये सुनकर बहुत खुश हुआ। फिर नित्या अपने बाबा के पैरों से चप्पल निकाल के उन्हें बेड पे लेटा के कहा, अब आप आराम कीजिए। बख्शी बेड पे लेट के फिर उन्हीं बातों को सोचता रहा। आरना का फोन बज रहा था। फोन चाहत का था। आना ने फोन उठाया और कहा, हाँ बोलो क्या हुआ? चाहत ने कहा, अरे तुमसे तो पूछना ही भूल गए, पार्टी में तुमने क्या सोचा फिर उस ऑफर के बारे में? बस कल का दिन है। आना ने सोचते हुए कहा, देखो मैंने अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचा, तुम समझो इस बात को। मेरे लिए मॉडलिंग का करियर चुनना कितना मुश्किल है और मैं बाबा से क्या कहूंगी, वो तो मुझे कभी इजाजत नहीं देंगे। चाहत उसे बार बार ये ऑफर लेने के लिए मना रही थी। उसने फिर आरना से कहा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे लिए ये मुश्किल होगा, पर शुरू शुरू में थोड़ा लगेगा, उसके बाद इसकी आदत हो जाएगी। मेरे बारे में भी एक बार सोचो, मेरा तो ये सपना तुम जानती ही हो, बस अब तुम्हारे हाथ में मेरा सब कुछ। चाहत ने इतना कहते हुए फोन काट दिया। आना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रात भर यही सोचती रही कि वो क्या करे। उसे अपने बाबा और परिवार के लिए कुछ करना था, पर उसके लिए ये बहुत बड़ा कदम था। अगली सुबह आरना कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही थी। आज उसने ब्लैक जीन्स व्हाइट शर्ट, उसके ऊपर लॉन्ग ब्राउन कोट पहना था। ब्लैक बेली पहनी थी, बाल उसने ऊपर एक हाई पोनी की थी, बहुत ही सुंदर दिख रही थी। आना अपना सामान लेके निकलते हुए कहा,
मैंने नाश्ता बना दिया है बाबा, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, आपसे आके बात करती हूँ। इतना कहते हुए वो बाहर निकल गई। कॉलेज पहुंचते ही वहां मीशा और चाहत खड़े थे। आना ने उन्हें दूर से देख लिया था। वो समझ गई थी कि ये दोनों अब उससे जरूर पूछेंगे। दोनों हाथों को आपस में मोड़ के खड़ी थी। आना उनके पास पहुंच जाती तभी मीशा और चाहत उसे घूरे जा रहे थे। आना ने दोनों को देखा और कहा, मैंने कल रात बहुत सोचा, मैं बस यही सोचती रही कि मेरी वजह से तुम दोनों का भी करियर खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं मॉडलिंग के लिए तैयार हूँ। इतना कहते हुए आना चुप हो गई। चाहत और मिशा फिर भी आना को घूरे जा रही थी। आना को कुछ समझ नहीं आया और फिर कहा, क्या हुआ, तुम दोनों खुश नहीं हुई, मैंने इतना बड़ा फैसला सुनाया। चाहत और मिशा आपस में जोर से एक दूसरे को ताली मारते हुए कहा, हमें पता था तू हमारे लिए कुछ भी कर सकती, पर तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं। अगर तेरा मन नहीं मान रहा तो हम तुझे जबरदस्ती नहीं करेंगे। आना हैरान हो जाती पर उसने फैसला कर लिया था और फिर उसने कहा, नहीं मैं ये करूंगी। चाहत और मिशा हैरान थे, कल तक ये मना कर रही थी, आज इसे क्या हो गया। मीशा ने आरना से कहा, आज क्या हो गया, अचानक तू मान कैसे गई, कल तक तो बिल्कुल मना कर रही थी। आना ने मिशा से कहा, बस अब मैं करना चाहती हूँ। चाहत और मिशा को समझ नहीं आ रहा था पर उन्हें लगा शायद अब ये करना चाहती, इसलिए हमें भी इसका साथ देना चाहिए। मीशा ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, फिर कौन है मेरे साथ इस सफर पे। दोनों ने अपना अपना हाथ उसके हाथ पे रख दिया। तीनों आपस में मुस्कुराने लगी। चाहते ने जल्दी से कहा, चलो वहां फोन लगाओ और उन्हें कह दो कि हम सब आ रहे हैं। आरना ने वो कार्ड निकाला जो उसकी जजेस ने दिया था। उसे नंबर देखकर उसने फोन लगाया। वहां से किसी ने फोन उठाया। आरना ने कहा, हेलो मैं आरना बख्शी बात कर रही हूँ। आना बख्शी का नाम सुनते ही सामने वाला इंसान उसे पहचान लेता है और फिर उसने कहा, जी कहिए, हम आपके फोन का ही इंतजार कर रहे थे। आना कुछ समझ नहीं पाई। चाहत और मिशा भी फोन पे अपने कान लगा के सुन रही थी। फिर आना ने कहा, जी मेरा इंतजार मतलब। सामने वाला अपनी बात बदलते हुए कहा, आपको ऑफर दिया था ना, बस इसलिए आपका नाम यहाँ लिस्ट में लिखा था और मैं बस अभी लिस्ट देख ही रहा था। आना ने फिर उस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए कहा, जी मैं ये ऑफर लेने के लिए तैयार हूँ। सामने वाले ने कहा, बहुत बढ़िया, आप कल ही ऑफिस आ जाए, कल से ही काम स्टार्ट हो जाएगा, हम आपको फोन पर पता भेज देते हैं। इतना कहते हुए उसने फोन काट दिया। आना ने फोन काटने की आवाज सुनी और फोन को कान से हटा के देखा और कहा, कैसे फोन काट दिया एकदम से। मीशा और चाहत खुशी से झूम उठी। उसने आना को जोर से गले लगा लिया। तीनों एक दूसरे के गले लगने लगी। चाहत ने चिल्लाते हुए कहा, अब हमारे सपने सच होंगे। मीशा ने भी साथ दिया, हाँ अब हम दुनिया पे राज करेंगे। आना बस दोनों को देख रही थी कि दोनों कितना खुश थी। पर मीशा कहीं न कहीं सोच रही थी कि आना को तो बिल्कुल भी मॉडलिंग में दिलचस्पी नहीं थी, फिर अचानक वो कैसे मान गई। मीशा ने आना से पूछा, तुम सच में ये करना चाहती हो। आना बस मीशा को देखती ही रही। दुबई अपने होटल के आलीशान रूम में हृदय सो रहा था, तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया और गुस्से में कहा, क्या है। सामने वाले ने उससे कहा, सर वो मान गई। हृदय अपने बिस्तर से एकदम से उठकर बैठ गया और कहा, गुड वर्क, और फोन काट दिया। चेहरे पे हल्की सी स्माइल करते हुए वो उठा। उसने अपने बॉक्सर पहने हुए थे, सिक्स पैक्स उसके लुक को जानलेवा दिखा रहे थे। अपने कांच की बड़ी सी खिड़की के सामने हाथ में सिगरेट लिए मुंह से धुआं उड़ाते हुए कहा, दैट्स लाइक माई गर्ल। आखिर हृदय ने आना को ये ऑफर क्यों दिया था। आना ने मॉडलिंग करने का रास्ता क्यों चुना था। चैप्टर 10, कांच की दरारें। अभी की कहानी। बोलो कौन हो तुम, बताते क्यों नहीं मुझे, कहाँ से आए इतने पैसे तुम्हारे पास, किस बेचारे की मेहनत की कमाई पे डाका डाला है तुमने। आना रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिलकश ने उससे कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप बैठा रहा। अब आना हार चुकी थी उससे पूछ पूछ के। उसने अपने माथे पे हाथ रखा और कहा, मैं ही पागल हूँ जो तुम पे विश्वास करने लगी थी। ऐसा लग रहा था कोई है इस दुनिया में जो मेरी कद्र करता, पर मैं गलत थी। तुम वैसे इंसान नहीं हो, तुम चोर हो, तुमने किसी का हक मारा। दिलकश से रहा नहीं गया। उसने जोर से उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम जानती भी हो मैंने ये 5 साल कैसे निकाले। दर दर भटका हूं मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ बोलो क्या जानती हो तुम मुझे, तुम्हें तो कुछ याद भी नहीं। आना बस उसे देखी जा रही थी। दिलकश भी उसके आंखों में देख रहा था। उसकी आंखों में बहुत तेज था। तभी बस का जोर से ब्रेक लगा। कंडक्टर ने सबको बोला, चलिए यहाँ 10 मिनट के लिए रुकेगी बस। दोनों की नजरें आपस से हट गई। दिलकश वहां से उठकर नीचे उतर गया। आना भी नीचे उतर गई। वहीं पास में ही एक चाय का टपरा लगा था। सब लोग वहीं चाय पीने लगे। ठंड अपने रौद्र रूप में थी। हर तरफ बस कोहरा ही छाया हुआ था। सब लोग कंबल ओढ़े ठंड से कांप रहे थे। आरना ने यहाँ वहाँ देखा पर दिलकश कहीं नजर नहीं आया। मैं क्यों उसके न होने पर इतनी बेचैन हो जाती हूँ। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो इंसान मेरे लिए नहीं बना, पर क्यों मेरी नजरें उसे ही ढूंढ रही। वो उस चाय के टपरे पे जाके बैठ गई। तभी चाय वाला उसके पास चाय लेके आया और कहा, मैडम आपकी चाय। आना ने उसे देखा और कहा, क्या, किसने कहा तुम्हें मुझे चाय चाहिए। चाय वाले ने सामने दूर पे रास्ते के उस ओर छोर पे खड़े इंसान की तरफ इशारा करते हुए कहा, उन साहब ने। आरना कोहरे के कारण ठीक से देख नहीं पा रही थी। चाय वाला बोला, मैडम अपनी चाय ले लीजिए। आरना ने वो चाय लेके पीने लगी। अब उसने सामने देखा कोहरा थोड़ा थोड़ा छंट चुका था। उसने देखा दिलकश सामने खड़ा था। आरना ने चाय पिया और मिट्टी का वो कप नीचे रख के बस की ओर चली गई। दिलकश ने उसे पैसे दिए और वो भी बस में चढ़ गया। तभी बस वाला चिल्लाया, बस में कुछ खराबी हो गई, आप सब लोग को कम से कम 1 घंटा यहीं रुकना पड़ेगा। आरना बस से नीचे उतर गई। दिलकश भी नीचे उतर गया। आरना सामने पैदल चलने लगी। साथ में दिलकश भी चल रहा था। दोनों चलते चलते पहाड़ के एक छोर पे आके रुक गए। वहां ठंडी हवाएं चल रही थी। चारों तरफ बस धुंध ही धुंध। पेड़ के पत्तों पे ओस की बूंदों मानो जैसे कांच के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हो।
इतना मदहोश करने वाला नजारा बस की वही खो जाए। आना ने अपने आप को गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम मुझे क्यों नहीं बताते अपने बारे में, तुम मुझे कैसे जानते हो? आरना के पीछे दिलकश खड़ा था। आरना पीछे मुड़ती और कहा, तुम मुझे जानते हो ना, तो बताओ मुझे मैं कौन हूँ। क्या है मेरी कहानी, तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है? आना दिलकश के कपड़े को हाथों से जोर से पकड़ के पूछ रही थी, दिलकश को जोर जोर से हिला रही थी। दिलकश ने उससे कहा, तुम और मैं। तभी बस की हॉर्न की आवाज आई। कंडक्टर ने जोर से कहा, 10 मिनट में सब आ जाए। दिलकश और आरना ने पीछे मुड़कर देखा। दिलकश ने आरना से कहा, हमें चलना होगा, इस जंगल में फंस गए तो रात निकालना मुश्किल होगा। आरना ने दिलकश के कपड़ों को हाथों से छोड़ दिया। फिर दोनों बस की तरफ जाने लगे। बस ठीक हो गई थी। सब बस में चढ़ने लगे थे। आरना और दिलकश भी चढ़ गए और अपने सीट पे जाके बैठ गए। आरना ने अचानक छींक मारी। दिलकश ने एकदम से आरना के माथे पे रख के पूछा, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? दिलकश यहाँ वहाँ आना को देखकर बेचैनी से पूछे जा रहा था। आना बस उसे देखी जा रही थी। दिलकश को जब एहसास हुआ तो वो फिर अपना हाथ आना के ऊपर से हटा के चुपचाप बैठ गया। आरना ने अपने शॉल को और अच्छे से ढक लिया। अब वो कांपने लगी थी। दिलकश ने उसे देखा और फिर माथे पे हाथ रखा और कहा, तुम्हें तो तेज बुखार है। उसने अपना शॉल भी उसे उड़ा दिया। फिर आरना से कहा, बस हम मनाली थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। आरना अब भी कांप रही थी। दिलकश मजबूर था, वो चाह के भी मदद नहीं कर पा रहा था क्योंकि बस जहां से गुजर रही थी वहां बस ऊंचे ऊंचे पहाड़ और जंगल के अलावा कुछ नहीं था। दिलकश ने कंडक्टर से पूछा, भाई साहब मनाली और कितना दूर रह गया? कंडक्टर ने जवाब दिया, आधा घंटा और लगेगा। दिलकश ने आरना को देखा, वो अब आंख बात करके बैठी थी। दिलकश ने पूछा, क्या तुम ठीक हो, और उसे हाथ लगाया। आरना वहीं सीट पे गिर गई। वो ज्यादा ठंड के कारण बेहोश हो गई थी। दिलकश ड्राइवर के पास गया और कहा, जल्दी बस चलाओ। ड्राइवर ने उसे देखा और कहा, अरे कहाँ से जल्दी चलाओ, सामने देख रहे हो कितना कोहरा हुआ। दिलकश ने उससे गुस्से से कहा, तुमसे जितना कहा करो। ड्राइवर ने फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखा, कौन हो तुम, यहाँ के कलेक्टर लगे हो क्या जो तुम्हारी बात मानेंगे? और वो फिर सिगरेट निकाल के पीने लगा। एक हाथ से ड्राइविंग और दूसरे हाथ से सिगरेट पी रहा था। दिलकश ने सोचा, अगर इससे बहस किया तो और देर हो सकती है। उसने पीछे मुड़कर वापस जैसे ही जाने लगे, बस जोर से एक तरफ मुड़ी, सब लोग चिल्लाए। दिलकश भी एक तरफ गिरने लगा। उसने देखा आरना सीट के एक तरफ पूरी चली गई खिसक के, जैसे ही बस पूरी मुड़ी। बस में बैठे और लोग चिल्लाए, अरे कैसे चला रहे हो, मारोगे क्या? ड्राइवर को किसी की बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। वो सिगरेट पीने में उसका पूरा ध्यान था। अचानक उसकी सिगरेट उसके हाथ से नीचे गिर गई। उसने हाथ से सिगरेट जैसे ही उठाया, आगे एक मोड़ था जो कोहरे के कारण ठीक से दिखाई नहीं दिया। दिलकश अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़ ही रहा था। तभी बस ने अपना नियंत्रण खोया और ड्राइवर जो सिगरेट उठाने लग रहा था उसने ऊपर देखा कि साइड में खाई। उसने जोर से स्टीयरिंग घुमाई जिससे बस एक साइड होके बस पलट गई और घसीटते हुए बस खाई के एकदम आखिरी छोर पे एक बड़े से पेड़ से अटक गई। सब लोग यहाँ वहां गिर गए। किसी के हाथ कहीं फंस गए तो किसी के पैर कहीं फंस गए। सब तरफ हाहाकार मच गया। सब लोग बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। जैसे ही बस की टक्कर हुई, दिलकश को सर पे गहरी चोट लगी और वो भी वहीं नीचे गिर गया। कुछ की आखिरी सांसें चल रही थी। कुछ लोग बस से बाहर निकलने की जद्दोजहद में लगे थे। बस उस खाई के आखिरी छोर पे पलटी हुई थी और बस का पीछे का हिस्सा नीचे लटक रहा था। दिलकश की आंखें खुलती। उसने अपने सिर पे हाथ रखा, उसके माथे से खून बह रहा था। वो देखने की कोशिश कर रहा था। उसे धुंधला दिख रहा था। उसने अपनी आंखें खोली और देखने की कोशिश करने लगा। उसने देखा वो बस की सामने ड्राइवर के सीट के वहां पड़ा हुआ था। फिर उसने अपने चारों तरफ देखा। हर तरफ लोग खून से सने हुए थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे। पर उसकी नजरें आरना को ढूंढ रही थी। उसने देखा बस के सबसे आखिरी छोर पे जो बड़ा सा कांच था, आरना उस पे बेहोश पड़ी और कांच में बहुत दरारें हो गई थी। वो समझ गया था कि अगर ज्यादा देर हुई तो वो कांच टूट जाएगा। दिलकश ने उठने की कोशिश की पर उसका भी पैर कहीं सीट के नीचे अटका हुआ था। उसने अपने हाथों से पैरों को जोर से खींचने की कोशिश की पर उसका पैर उसमें बुरी तरीके से फंसा हुआ था। उसने बहुत दम लगाया पर उसका पैर निकल ही नहीं रहा था। उसने पीछे सिर घुमा के देखा कि आरना अभी भी बेहोश ही पड़ी थी। उसने जोर से चिल्लाया, आरना आरना आरना, ना ना, उठो उठो, प्लीज प्लीज उठो, और अपने पैरों को खींचता रहा। सब लोग एक एक करके एक दूसरे को खींच के बाहर निकालने में लगे हुए थे। बस धीरे धीरे नीचे की ओर झुक रही थी। दिलकश ने जोर से कहा, नहीं 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 नहीं, और पूरे दम से अपने पैरों को खींचा। उसका पैर निकल गया पर उसके पैरों में बहुत बड़ी गहरी चोट लग गई थी। उसने अपने पैर को सीधा किया। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। बस धीरे धीरे और नीचे झुक रही थी। लगभग सब लोग बाहर निकल चुके थे। एक आदमी ने दिलकश की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, चलो निकलो जल्दी, बस कभी भी खाई में गिर जाएगी। दिलकश ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं उसके बिना नहीं आऊंगा। तुम लोग जाओ और मदद के लिए किसी को ढूंढो। जाओ जल्दी। उस आदमी उससे कहा, बस ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। तुम अपनी जान भी खतरे में डाल रहे हो। मेरी बात मानो, आ जाओ। दिलकश ने उसे हाथों से इशारा करके जाने को कहा। वो आदमी वहां से निकल गया। दिलकश ने फिर जोर से चिल्लाया, आरना उठो उठो। आरना की आंख खुली। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। उसे कुछ धुंधला सा नजर आया। सामने दिलकश जोर जोर से उसे बुला रहा था। उसके कानों में उसकी आवाज बहुत धीरे धीरे सुनाई दे रही थी। आरना ने अपनी पलकें बार बार झपकाते हुए देखना चाहा। अब उसे थोड़ा साफ दिखाई दे रहा था। दिलकश ने उसे कहा, आराम से, अपनी ताकत मत लगाना, धीरे धीरे उठो, ज्यादा जोर मत लगाना। आरना ने अपनी दोनों आंखें घुमाई और नीचे की तरफ देखा। कांच की दरारें अब उसे दिख रही थी। उसके दोनों हाथ उस पे रखे हुए थे। फिर उसने दिलकश की तरफ देखा।
दिलकश उसको हाथों से इशारा करते हुए समझा रहा था। उसने कहा, आराम से उठना आरना, तुम पूरे कांच पे लेटी हो। आरना ने अपना हाथ उठाने की कोशिश की, धीरे से उठाया उस कांच के ऊपर से जिसमें दरारें थी। यहाँ दिलकश अपना हाथ आगे करके बैठा था। उसने देखा कि आरना ने हाथ उठाया पर वो कांच नहीं टूटा। दिलकश ने आंख बंद की और गहरी सांस ली, पर आरना को अपना दूसरा हाथ उठाना था। उसने कोशिश की पर उसका दूसरा हाथ ठंड के कारण सुन्न पड़ गया था। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, सांस तेज चल रही थी। अब दिलकश ने कहा, कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे कोशिश करो, आराम से, बहुत आराम से। दिलकश की आंखें एकदम लाल थी और माथे से खून बहे जा रहा था, पर उसे बस आरना की परवाह थी। आरना ने फिर कोशिश की पर उसका हाथ वही जम गया था। उसने दिलकश की तरफ देखा और ना में सर हिला दिया। उसने हिम्मत करके कहा, तुम चले जाओ यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से प्लीज। दिलकश ने अपनी शर्ट उतारी कैसे भी करके और उसके पास में किसी की शॉल पड़ी थी। उसने शर्ट और शॉल को आपस में बंधा, फिर उसने हिम्मत की और आरना की तरफ फेंका। आरना ने देखा पर वो हिल भी नहीं पा रही थी। दिलकश ने कहा, पकड़ो उसे आरना, कोशिश करो, हो जाएगा, हार मत मानो, तुम हार नहीं मान सकती। दिलकश की आंखों में आंसू थे। आरना ने उसे इस हालत में देखा और उसे कुछ धुंधली सी यादें आने लगी थी। उसे उस यादों में दिलकश का धुंधला सा चेहरा दिखाई दे रहा था। फ्लैशबैक, तुम ऐसा कैसा कर सकते हो, मैंने तुमसे प्यार किया था, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, तुम ही वो जिसने उन्हें मारा, अपने से भी ज्यादा तुम पे विश्वास करती थी मैं। आरना, मेरी बात तो सुनो, ये सब झूठ बोल रहे, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम ऐसा कैसा सोच सकती हो, क्या मैं किसी की जान ले सकता हूँ। अभी की कहानी, आरना को ये सब याद आ रहा था। वो किससे बात कर रही थी, पर उसे चेहरा नहीं दिख रहा था। उसे एहसास हुआ कि वो उसे कहीं न कहीं जानती थी, पर कैसे जानती थी, कहाँ मिले थे वो दोनों, उसे कुछ याद क्यों नहीं था, आखिर वो कैसे ये सब भूल गई थी, कैसे। तभी उसे दिलकश की आवाज आई और वो होश में आई। उसने फिर अपने आप को हिलाने की कोशिश की। वो बहुत धीरे धीरे अपने आप को हिला रही थी, पर उसका दूसरा हाथ उसमें चिपका हुआ था। ठंड के कारण उसमें बर्फ जम रही थी, हवा भी तेज चल रही थी। आरना ने कोशिश करती रही, कम से कम 10 बार उसने अपने हाथ को हिलाने की कोशिश की। अब उसकी हिम्मत हार चुकी थी। बाहर जो लोग बचे थे वो मदद के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे थे। तभी उनको एक बस दिखाई देती है। सब लोग उस बस के सामने आके हाथ हिलाने लग गए। वो बस जोर से ब्रेक लगाती है उन लोग को ऐसी हालत देखकर। उन लोगों ने देखा सामने बस आधी लटकी हुई थी। सब लोगों ने मदद के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बस में पीछे से अंदर जाने की कोशिश की। आरना की सांसें बहुत तेज चलने लगी थी। उसने देखा दिलकश उसकी तरफ आ रहा था। उसने जोर से कहा, नहीं नहीं, यहाँ मत आना, मेरी बात मानो, यहाँ मत आओ। पर दिलकश के सिर पे जुनून सवार था। वो धीरे धीरे उसकी तरफ लेट लेट के अपने हाथों से बढ़ रहा था। और तभी बस और नीचे खिसकती। आरना जोर से चिल्लाई, नहीं नहीं। बस का आगे का चक्का अटक गया और फिर आरना ने जोर से अपना हाथ निकाला तो वह से कांच टूटने की आवाज आई। दिलकश जोर से चिल्लाया, आरना, ना ना ना। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उसने आंखें खोल के देखा तो आरना बस एक साइड में कांच में लेटी हुई थी। उसकी सांस में सांस आई। उसने कहा, तुम हिम्मत मत हारना। तभी उसे पीछे से जो लोगों ने एक लंबी लाइन बना ली थी आपस में, उसमें से एक आदमी बोला, अपना हाथ दो। दिलकश ने उनसे बोला, मुझे पीछे से आके मेरा पैर पकड़ लो। उस आदमी ने दिलकश का पैर जोर से पकड़ लिया। फिर दिलकश ने कहा, मैं जब बोलूं खींचो तो जोर से खींचना। सब ने कहा, हाँ जरूर। दिलकश ने ऊपर देखा और आरना से कहा, कोशिश करो, तुम पहुंच जाओगी। आरना अब उस शर्ट के बस एक हाथ दूर थी। उसने फिर खिसकना शुरू किया। दिलकश उसे हिम्मत दे रहा था। अब आरना को जोर से उठ के पकड़ना था। उसने भगवान का नाम लिया और जोर से ऊपर की तरफ उछली, जिससे वो और कांच टूट के नीचे खाई में गिर गया और आरना के हाथ में वो शर्ट था। दिलकश जोर से चिल्लाया, खींचो। सब लोगों ने पूरे दम से खींचा, जय बजरंग बली की। और अब लोगों ने पूरे दम से दिलकश और आरना को ऊपर खींच लिया और वो बस पूरी खाई में अब गिर चुकी थी। सब लोग पूरे दम से एक के ऊपर एक आके गिरे। आरना दिलकश के ऊपर आके गिरी और उसे कस के पकड़ लिया। फिर सब लोग धीरे धीरे धूल झाड़ते हुए उठे, पर दिलकश और आरना अपनी ही दुनिया में थे। सब लोग उन्हें ऐसा देखकर तालियां बजाने लगे। उनमें से एक ने कहा, ऐसा प्यार बस किस्मत वालों को मिलता, भगवान करे दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। लोग ऐसा बोल के बाकी जिन लोगों को चोट बहुत ज्यादा लगी थी उनको पकड़ के बस में चढ़ाने लगे थे। दिलकश ने धीरे से कहा, आरना तुम ठीक हो, मैंने कहा था ना तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आरना के सिर पे हाथ फेरते हुए कहा। आरना बहुत डरी हुई थी, वो दिलकश को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिलकश ने उसे अपने गोद में उठाया और लंगड़ाते हुए उसे बस की तरफ ले जाने लगा था। आरना और दिलकश को बहुत चोटें आई थी, पर दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए थे कि उन्हें कोई भी दर्द का एहसास नहीं था। क्या आरना और दिलकश के प्यार की कहानी की शुरुआत हो गई थी? क्या आरना को सब याद आ गया था?